नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, अच्छे तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और रेलवे के योद्धाओं, देखो इस वीडियो के अंदर एएलपी सीबीटी 2 के अंदर जो भी सवाल हमारे साइंस के बने हुए हैं पूरे के पूरे करवाने वाला हूं आपको। फिजिक्स है, चाहे केमिस्ट्री है, चाहे बायोलॉजी है, टोटल हम यहाँ पर करने वाले हैं सभी क्वेश्चन को। तो मेरे प्यारे साथी, वीडियो को पूरा देखिएगा। और जितने भी आपके एग्जाम आने वाले हैं, जैसे ग्रुप डी का चल रहा है, इसके बाद आपका एनटीपीसी एएलपी का आएगा, आपका सीबीटी 1, आरपीएफ, जेई टेक्नीशियन, इन सभी एग्जाम्स के लिए ये क्लास आपकी बहुत मददगार होगी। क्यों? क्योंकि इस क्लास के अंदर मैं तमाम वो जो साइंस के फैक्ट हैं उनको एक्सप्लेन करूंगा। एक एक सवाल को पूरा डिटेल में 2-3 बातें आपको समझाई जाएंगी, इसलिए ये क्लास आपकी बहुत ज़रूरी है। क्लास थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन लास्ट तक देखिएगा और इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा रहा आपका ये सेशन। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगी, विद्याग्राम ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, ठीक है, वहां पे इसका पीडीएफ मिलेगा। तो प्यारे साथी, स्टार्ट करते हैं मेरे बच्चों। और ये जो क्लास है ये बड़ी शानदार है आप लोगों के लिए। चलिए देखिए, जब हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं तो पहला सवाल आप लोगों के सामने है। आप लोग चाहें तो पॉज करके आंसर दे सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको इस वीडियो को पूरा बढ़िया से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। रिकॉर्ड इसलिए करके दे रहा हूँ ताकि आपको लाइव क्लास में बहुत सारे कमेंट की वजह से डिस्टरबेंस हो जाता है। तो बच्चे आप सब देखना, मेहनत करो अच्छे से। इस बार रेलवे में सिलेक्शन लेना है, चाहे वो एएलपी है, चाहे वो ग्रुप डी है, या आने वाला जो ग्रुप डी का पेपर है, इसके बाद भी ग्रुप डी का एग्जाम लाइन में लगा हुआ है। तो सिलेक्शन लेना है और विज्ञान का एकमात्र समाधान है आपके इस विद्याग्राम यूट्यूब चैनल पर शाम को 6 बजे डेली क्लास आपकी चलती है, उसमें जुड़ना नहीं भूलिएगा। बहुत स्पेशल क्लास है और फ्री में सिलेक्शन ले सकते हो, सिर्फ यूट्यूब से पढ़कर, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। तो बच्चों शुरुआत करते हैं एएलपी सीबीटी 2 के अंदर। पहला सवाल जो आपका आने वाला है, ये बताइएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आप लोग कमेंट करके वीडियो के नीचे बता सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप लोग पढ़ें, ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा है अपशिष्ट जल उपचार के दौरान नाइट्रोजन और फास्फोरस की सांद्रता को कम करने के लिए कौन सा उपागम सर्वाधिक प्रभावी है। मतलब जैसे अपशिष्ट जल उपचार क्या होता है, जब पानी के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा हो जाती है नाइट्रोजन की और फास्फोरस की जब मात्रा हो जाती है, ये दोनों क्या है, ये दोनों ही नॉन मेटल हैं, अधातु हैं। तो इनकी मात्रा को कम करने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है द्वितीयक उपचायक के यूवी संक्रमण। देखो बेटा, जो यूवी होता है, अल्ट्रा वायलेट रेज जो होती हैं, ये बैक्टीरिया या वायरस को मारती हैं। ये बैक्टीरिया को किल करती हैं या फिर ये वायरस को मारती हैं, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है सुपर फ्लो कंस्ट्रक्टेड, ये गलत है आपका। तो ये भी बिल्कुल सुपर फ्लो से कम नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है पानी को बहुत ज़्यादा स्पीड से आप लोग छोड़ेंगे तो ये ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे, तो ये भी आपका गलत हो गया। सही जवाब आपका होगा विस्तारित वातन के, गलत है। जैविक और रासायनिक पोषक तत्व हटाना, इसमें से बायोलॉजिकल और केमिकल जो न्यूट्रिएंट्स हैं, इस तरीके से आप लोग इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की जो मात्रा है पानी के अंदर उसको कम कर सकते हैं। तो डी यहाँ पर सही जवाब आपका हो जाता है। थोड़ा स्पीड बढ़ा के रखेंगे क्योंकि आप लोगों का टारगेट होना चाहिए कि कंप्लीट क्वेश्चंस आपको करने हैं। आयतन के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे बड़ा हिस्सा किस घटक से बना होता है। आपको पूछा है कि अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो आपको जवाब होना चाहिए सर नाइट्रोजन सबसे ज्यादा पाया जाता है। और ये कितना पाया जाता है, 78-78% आपका पाया जाता है। अगर मैं बात करता हूं कि दूसरे नंबर पे क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन 21% होता है। तीसरे नंबर पे क्या होता है, आर्गन होता है 0.9 या इसे 1% कह देते हैं। CO2 जो गैस होती है ये चौथे नंबर पे सबसे ज़्यादा पाई जाती है, 0.04% जिसको हम कहते हैं। तो इन प्लीज चारों का आप लोग नाम याद रखना। यहाँ से ये भी सवाल बन जाता है कि ऑक्सीजन की खोज किसके द्वारा की गई, तो आप याद रखिएगा जोसेफ प्रिस्टली जो वैज्ञानिक हैं इनके द्वारा ऑक्सीजन की खोज की गई थी। क्लियर, ये बातें आप लोगों को याद रखना है। एरोप्लेन के टायर में कौन सी गैस बढ़ते हैं, ये सवाल पेपर में आ जाता है। एरोप्लेन के टायर में कौन सी गैस बढ़ते हैं, तो नाइट्रोजन बढ़ते हैं। कोई भी बच्चा हीलियम टिक नहीं करेगा, ना ही आर्गन टिक करेगा। ये सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इस क्वेश्चन में होता है कि एरोप्लेन के टायर में कौन सी गैस का इस्तेमाल करते हैं, तो नाइट्रोजन। चिप्स है, नमकीन है, इसके पैकेट में क्यों बढ़ते हैं नाइट्रोजन। बिजली का बल्ब है, उसके अंदर नाइट्रोजन क्यों बढ़ते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन नमी को आने से रोकता है और ये ठंडा गैस होता है।
इसलिए नाइट्रोजन गैस का प्रयोग चिप्स नमकीन के पैकेट में भरते हैं ताकि ऑक्सीजन ना आए, नमी ना आए उसके अंदर, है ना। ऑक्सीडेशन को रोकता है ये नाइट्रोजन, याद रखिएगा इस बात को। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। लेकिन आपसे अगर पूछे ना कि ब्रह्मांड के अंदर, यूनिवर्स के अंदर सबसे ज्यादा गैस कौन सी पाई जाती है, ये तो पूछा है कि अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन है, तो नाइट्रोजन। लेकिन अगर आपसे पूछता है इसी क्वेश्चन में कि ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा गैस कौन सी पाई जाती है, तो आप याद रखना हाइड्रोजन गैस सबसे ज्यादा पाई जाती है। क्यों? क्योंकि बच्चा, हम जो अपनी अर्थ का एटमॉस्फेयर मानते हैं, पृथ्वी का वायुमंडल हम जो मानते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ दूसरी परत तक मानते हैं। देखो 5 मेन लेयर होती हैं जब धरती से ऊपर जाते हैं। पहला ट्रोपोस्फियर, क्षोभ मंडल, दूसरा स्ट्रेटो, समताप मंडल, तीसरा मेसोस्फियर, मध्य मंडल, चौथा थर्मोस्फियर, ऊष्मीय मंडल, पांचवा एक्सोस्फियर, बाह्य मंडल। हाइड्रोजन गैस इतनी हल्की गैस होती है कि ये दूसरी लेयर तक, यानी अपने पृथ्वी के वायुमंडल में ये नहीं पाई जाती। कौन? हाइड्रोजन। ये पाई जाती है एक्सोस्फियर, यानी सबसे बाह्य मंडल, ऊपरी परत में। कहां से ऊपर? 400 किलोमीटर से ऊपर जो होता है ये एक्सोस्फियर होता है। तो यहां पे हाइड्रोजन गैस पाई जाती है बच्चा, इस बात को आप याद रखना। पृथ्वी के वातावरण में 2 गैस नहीं पाई जाती, एक हाइड्रोजन और एक रेडॉन गैस होती है, जिसका प्रयोग कैंसर के इलाज में भी किया जाता है। तो बच्चा ये सारे पॉइंट, जितना भी, थोड़ा स्पीड से इसलिए बोल रहा हूं बेटा कि सारे कॉन्सेप्ट भी आपको सिखाने, सारी चीजें भी आपको बतानी है, और मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चंस भी आपको कराने, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा परिदृश्य रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? देखो आपको यहां पे पूछा है कि कौन ऐसा यंत्र है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल यानी कि मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है। तो नई बैटरी डालने के बाद टॉर्च चालू हो जाती है, धावक जो होता है आगे की ओर तेज दौड़ता है। तो देखो धावक जो है, अब जब मान लो मैं दौड़ने लग जाऊं तो मेरे शरीर के अंदर क्या है? केमिकल एनर्जी है। अब भोजन, भोजन से हमको क्या मिलेगा? भोजन से प्राप्त संचित ऊर्जा का प्रयोग करता है। ये बात आप लोगों को याद रखना है। एक पत्थर मेज के जमीन पर गिर जाता है, ये गलत बात है। एक तनित रबड़, रबड़ अगर खींची हुई है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है बेटा। अगर किसी चीज का आकार बदला गया है तो आप याद रखना पोटेंशियल एनर्जी होती है, यानी कि उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा होती है, जिसका सूत्र होता है mgh। ये 2 कारण से ही होती है। मास मतलब द्रव्यमान, जी ग्रेविटी 9.8, और h का वैल्यू क्या होता है? हाइट, ऊंचाई जो होता है। बच्चा अगर मैं आपको पूछूं कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये 2 कारण से होती है, या तो किसी का आकार बदला गया है, शेप या साइज, या फिर मेरे प्यारे बच्चों किसी को ऊंचाई पर रखा जाता है। किसी भी वस्तु को अगर हाइट यानी ऊंचाई पर रखते हैं तो भी उसमें क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी। मेज पत्थर के जमीन पर गिरता है तो नहीं भाई। तो याद रखिएगा ये इसका सही जवाब है ना। तो बी इज द राइट आंसर, बी आप लोगों को यहाँ पर सही जवाब हो जाता है। ये बात आप लोगों को याद रखना है। अच्छा मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ये सवाल पेपर में बहुत आएगा कि मोटर जो होता है, मोटर, ये कौन सी ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलेगा? तो मोटर बिजली से चलता है, यानी कि मोटर इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी होगी, विद्युत जो ऊर्जा आपकी होगी, ठीक है, आप याद रखना ये विद्युत जो ऊर्जा होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसको किस में बदलेगा? तो ये आपका मैकेनिकल एनर्जी में बदलेगा, मतलब ये आपको यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा, ठीक है। ये बात आप लोगों को याद रखना है। दूसरा आपको याद रखना है क्या, कि जनरेटर क्या करेगा? तो जनरेटर जस्ट इसका उल्टा काम करेगा। जनरेटर हो या फिर आपका डायनेमो हो, जनरेटर हो या फिर आपका क्या हो? डायनेमो, ये क्या करते हैं? ये इसका जस्ट उल्टा, यानी कि ये मैकेनिकल को, यांत्रिक को किस में बदलते हैं? इलेक्ट्रिकल, विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। तो ये दोनों पॉइंट आप लोगों को क्या करने, याद रखने हैं। अगला सवाल, औद्योगिक क्षेत्र के निकट मृदा प्रदूषण, घटती फसल उत्पादकता, निम्न सूक्ष्म जैविक गतिविधियों के समाधान के लिए कौन सा एकीकृत रणनीति सर्वोत्तम है? मतलब आपको पूछा है कि जैसे औद्योगिक क्षेत्र हैं, इंडस्ट्री हैं, बड़े बड़े कारखाने हैं, उसके निकट मृदा का जो प्रदूषण हो रहा है, आपको पता है कि मृदा में बहुत सारी धातु और अधातु मिश्रित हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि जब प्लास्टिक का वेस्ट जा रहा है, बहुत सारे वेस्ट जाते हैं, तो उसमें बहुत सारे मिनरल्स, बहुत सारी धातु अधातु उसमें मिल जाती हैं। घटती फसल, अब वो जब मिट्टी में मिल जाते हैं, है ना, तो उससे क्या होगा? फसल की उत्पादकता यानी कि जो प्रोडक्ट है वो कम होगा। और निम्न सूक्ष्मजीव गतिविधि के समाधान के लिए कौन सी एकीकृत रणनीति, यानी कौन सी है सही रणनीति, क्या है कि उसको कम किया जा सकता है? ठीक है, सॉइल पॉल्यूशन, मृदा, आपसे डायरेक्ट ये पूछा है कि मृदा प्रदूषण को कम कैसे कर सकते हैं हम लोग? तो शहरी क्षेत्रों का कृषि भूमि में विस्तार करना, ये तो गलत है। शहरी क्षेत्र कृषि भूमि में बदल जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। निकटवर्ती शहरी क्षेत्रों में
पुनर्वीकरण, रिफोरेस्टेशन नहीं भैया। सभी क्षेत्रीय रासायनिक उर्वरकों का प्रतिबंध लगाना, ये भी आपका गलत हो जाएगा। सही आपका होगा क्या, कंट्रोलिंग इंडस्ट्रियल वेस्ट फॉर सस्टेनेबिलिटी। जो इंडस्ट्री का वेस्ट होता है, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उसको क्या करना, कंट्रोल करना। ठीक है विकास भाई, तो बढ़िया, एकदम समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो डी आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, पांचवें क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे, जल्दी से बताएंगे आप लोग। ठीक, एएलपी सीबीटी 2 में सारे क्वेश्चंस आज हम आपको करवाने वाले हैं, तो एकदम तैयार रहो आप लोग, और वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना वीडियो जब कंप्लीट हो जाए आपकी। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा ई अपशिष्ट के अनुचित निस्तारण से संबंधित एक प्रमुख पर्यावरणीय चिंता का सर्वोत्तम वर्णन करता है? बताओ बेटा, बहुत बढ़िया, सोच समझ के दिया करो, है ना। हाँ, सही चल रहा है ना, पिछला क्वेश्चन हो गया, बिल्कुल सही है। इसका आंसर बताइए आप लोग कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब मेजर एनवायरनमेंट, मतलब सबसे ज्यादा पर्यावरण जो होता है उसके लिए कंसर्न कौन चीज है जो दिखाती है? रिलीज ऑफ टॉक्सिक मेटल इनटू द सॉइल एंड वाटर, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा ई अपशिष्ट के, देखो भाई इन्वायरमेंट वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे गए। स्टार्टिंग में तो आपको यही लगेगा, लेकिन बाद में आपको बहुत सारे फिजिक्स के न्यूमेरिकल भी देखने को मिलेंगे, केमिस्ट्री की रिएक्शन भी देखने को मिलेंगे, लेकिन बायोलॉजी में जो इन्वायरमेंट टॉपिक है उससे सबसे ज्यादा सवाल एएलपी के सीबीटी 2 में बने हुए हैं। ठीक है, तो दूसरा कह रहा है प्लास्टिक का उन्नत जैव निवनीकरण, अपघटन से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, बहुमूल्य धातुओं की पुनर्जनन यानी कि दर। तो आपको पूछे मेजर इन्वायरमेंट कंसर्न विद द इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ ई वेस्ट, तो ये है बेटा मृदा और जल में विषाक्त जो धातु हैं उनका मिलना। मैं पहले ही बता चुका हूं, पहले क्वेश्चन में यही मैंने आपको बताया था कि सबसे ज्यादा पॉल्यूशन जो होता है ना, वाटर पॉल्यूशन, वो इसी की वजह से होता है कि मिट्टी जो पानी होता है उसमें क्या मिल जाते हैं, हमारे बहुत सारे मेटल और नॉन मेटल ऐसे मिले हुए होते हैं। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला छठवां सवाल, विद्यालय के प्रयोगों में उपयोग किए जाने वाले किसी प्रयोगशाला थर्मामीटर के द्वारा कवर की जाने वाली विशिष्ट तापमान सीमा कितनी होती है? देखो, आपने देखा होगा कि थर्मामीटर 3 प्रकार के होते हैं, मैं आपको बता दूं। एक होता है डिजिटल थर्मामीटर, जो आजकल कोरोना के टाइम पर बढ़िया तरीके से प्रयोग किया जा रहा है। थर्मल स्कैनिंग से भी इसको, है ना, हाथ पे ऐसे लगा के दूर से ही पता लगा दिया जाता है। एक होता है पारा थर्मामीटर, जो मरकरी वाला आता है, कांच में जो मरकरी भरा रहता है वो थर्मामीटर होता है। ठीक है, और एक आता है हमारा एल्कोहल थर्मामीटर। ये 3 प्रकार के स्पेशल थर्मामीटर होते हैं, लेकिन इन्हीं में से एक थर्मामीटर का प्रयोग हम प्रयोगशाला में भी प्रयोग करते हैं, यानी जो केमिस्ट्री लैब में जो रिएक्शंस होती हैं वो एल्कोहल थर्मामीटर ही आपका प्रयोग किया जाता है। कौन सा? एल्कोहल थर्मामीटर। अभी मैं आपको बता रहा था ना कि थर्मामीटर कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के। तो एक एल्कोहल और एक क्या था, डिजिटल। 3 ही प्रकार के थर्मामीटर होते हैं, और एक आपका क्या था, मरकरी, यानी पारा वाला जो थर्मामीटर था, जिसमें मरकरी पारे का इस्तेमाल किया जाता है। तो 3 प्रकार के थर्मामीटर की खोज सबसे पहले एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, हाँ बताइए। और थर्मामीटर करता क्या है? थर्मामीटर ये तीनों के तीनों ही टेम्परेचर को मापने का काम करेंगे बेटा, तापमान को मापने का काम करते हैं तीनों ही थर्मामीटर, लेकिन सबका अपना अपना एक रेंज होता है। जैसे मरकरी थर्मामीटर जो होता है, पारा थर्मामीटर, ये हमारे लिए प्रयोग किया जाता है। डिजिटल थर्मामीटर भी हमारे लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन जो एल्कोहल थर्मामीटर है ये इंसान के लिए नहीं है। ये रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन या लैब में इसको क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो टेम्परेचर को मापता है, और टेम्परेचर का जो एसआई यूनिट होता है बेटा, अंतरराष्ट्रीय मात्रक, अगर आपको पूछे तो आप याद रखना टेम्परेचर की एसआई यूनिट केल्विन आपकी होती है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो आपसे पूछा है कि जो लैब में थर्मामीटर प्रयोग होता है इसकी रेंज कितनी होती है, ये आपसे पूछा है। देखो, अगर आपको इंसानी थर्मामीटर यानी पारा मरकरी थर्मामीटर का रेंज पूछे, जो ह्यूमन के लिए प्रयोग होता है, ह्यूमन के लिए जो प्रयोग होता है, अगर आपको पूछे इस थर्मामीटर का रेंज क्या है, तो आप लोग, अच्छा स्वस्थ मानव शरीर का तापमान कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर जी होता है 37 डिग्री सेल्सियस, या फिर अगर फ़ारेनहाइट में पूछें तो 98 पॉइंट कुछ होता है, 6 या 5। ठीक है, ये डिग्री फ़ारेनहाइट आपका होता है 98.6, है ना, इसके आसपास होता है, 98 के आसपास आपका होता है। जब आप बुखार आ जाता है, 100 है, 102 है, 103 है, तो उसमें क्या हो जाता है फिर आपको कि भाई बुखार है,
2 डिग्री फालतू है, 3 डिग्री फालतू है। इससे अगर फालतू होगा तो आपको बुखार हो जाएगा। तो आपसे पूछा है कि एक तो आपको बताना है कि मानव का जो थर्मामीटर होता है उसका रेंज कितना है, और एक आपको यहाँ पर बताना है कि सर जो केमिस्ट्री लैब में प्रयोग हुआ है उसका रेंज कितना है। तो इसका रेंज होता है -10 से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा तापमान होता है। लेकिन इसका जो रेंज होता है वो होता है 32 डिग्री तक, यानी 25 से लेकर और आपका 42 डिग्री तक, डिग्री सेल्सियस तक आपका रेंज होता है। ठीक है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। 35 से, 25 नहीं, 35 से लेकर 42, तो हमारा क्या होता है बीच में 37। ठीक है, तो ये आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। ठीक है, आई थिंक आपको पूरा का पूरा एकदम बढ़िया से समझ में आ गया होगा। और देखो बेटा, आगे चल के एक क्वेश्चन और भी आएगा कि आपस में कैसे बदलते हैं, सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है या केल्विन है, आपस में कैसे बदलते हैं। तो ये प्लीज़ आप मेरी तरफ से एक फॉर्मूला याद कर लो, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज किया जाता है। और फिर केल्विन का भी एक फॉर्मूला याद रखना कि C बराबर होता है K-273। ये दो फॉर्मूले आपस में बदलने के लिए याद रखना। ठीक है, बताइएगा। तो आपसे एक सवाल पूछा है कि बताओ टेम्परेचर, है ना, थर्मामीटर क्या मापता है, टेम्परेचर, और थर्मामीटर को डिस्कवरी किसने किया था, ये आपको कमेंट करके बताना है। 7वां क्वेश्चन, एक तापमान 33 डिग्री सेल्सियस जो स्वस्थ मानव शरीर का तापमान होता है, आपको देखो मैंने अभी फॉर्मूला लिखवाया था ना, उसी के आधार पर सवाल है, आपको इसको बदलना है केल्विन में। तो बेटा अभी मैं बताया था कि C बराबर क्या होता है, K-273 होता है C बराबर। तो C कितना दिया है, 37 दिया है। अब इधर आके ऐड हो जाएगा 273, यानी केल्विन में जो आपका आंसर आएगा कितना आएगा, तो आपका आएगा 310 केल्विन आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 7 और 3 10 11 3, तो 310 केल्विन जो होगा वो आपका क्या होगा, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके सामने है, बताइएगा परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों का प्रयोजन क्या है। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ एम्बिडियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड। मतलब आपको पता है कि हवा वायु प्रदूषण जो होता है, तो वायु प्रदूषण के कुछ मानक हैं कि वायु प्रदूषण में क्या क्या है ना, किसका मात्रा ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो भाई ये क्यों जरूरी है, मतलब परिवेशी वायु गुणवत्ता क्यों जरूरी है, आपसे ये पूछा है। ठीक है, हाँ, कुछ उद्देश्य होते हैं इसके और कुछ स्टैंडर्ड बनाए गए हैं, जैसे हवा में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इनकी मात्रा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इसका आपको उद्देश्य, जैसे हवा में सबसे जहरीली जो दो गैस होती हैं, इनकी वजह से जब बारिश पड़ती है तो अगर अम्लीय वर्षा होती है, एसिड रेन होती है, तो इन्हीं दो गैसों की वजह से होती है। क्योंकि हवा के अंदर, वायु के अंदर सबसे जहरीली अगर कोई दो गैस हैं तो बेटा वो यही है, एक का नाम है सल्फर डाइऑक्साइड और एक का नाम है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये हवा में पाई जाने वाली सबसे दो जहरीली गैस होती हैं, है ना। तो ये इनकी मात्रा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इन्हीं की वजह से तो आगे चल के क्या होता है, जब बरसात का पानी इनसे टकराता है तो वहीं पर क्या होता है, एसिड रेन होती है, अम्लीय वर्षा जिसको कहते हैं, जिसमें दो खतरनाक अम्ल बनते हैं। पहले वाली गैस से बनता है H2SO4 तेजाब, है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल, और दूसरी वाली गैस से बनता है HNO3 नाइट्रिक अम्ल। तो अम्लीय वर्षा में दो अम्ल पाए जाते हैं। तो क्यों जरूरी है, मतलब वायु गुणवत्ता को बनाए रखना क्यों जरूरी है, जन स्वास्थ्य की रक्षा के लिए विशिष्ट प्रदूषकों की कानूनी रूप से अनुमेय सीमा निर्धारित करना। यही सही है कि जन स्वास्थ्य की रक्षा के लिए ही जरूरी है ना, हम लोगों की रक्षा के लिए जरूरी है। जन स्वास्थ्य की रक्षा के लिए वायु प्रदूषण कम होना चाहिए, और भाई वायु में ये दो गैस जो है ये कम होनी चाहिए। ये बहुत आसान सा प्रश्न है, 9वां सवाल। देखने में तो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितना ही खतरनाक होगा। कह रहा है 1200 किलोग्राम द्रव्यमान की एक कार सीधी सड़क पर विराम अवस्था से 20 मीटर की चाल तक त्वरित होती है। यदि कार द्वारा प्राप्त गतिज ऊर्जा पूर्णतः इंजन द्वारा किए गए कार्य के बराबर है, तो आपको इसमें क्या निकालना है, गतिज ऊर्जा निकालनी है। सिंपल सी बात है, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। अगर कोई वस्तु गति में है तो उसमें क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। तो फटाफट सॉल्व करो बेटा, निकालो, कौन निकालेगा भाई, जल्दी से। सबसे पहले तो गतिज ऊर्जा, गति में है तो गतिज ऊर्जा होगा 1/2। एम कितना है, एम है आपका 1200, 1200। वी कितना है बेटा, वी है आपका 20, लेकिन स्क्वायर होता है तो 2 बार गुणा करेंगे बेटा, 2 से काट दो, ये 600 बार कटेगा, है ना। तो गतिज ऊर्जा क्या आएगा, 600, 2 दूनी 4, 24, है ना, 24। तो ये हो गया कितनी जीरो, 1 2 3 4 3 4, ये जूल में आएगा। गतिज ऊर्जा हमेशा कार्य हो या ऊर्जा, यूनिट क्या होता है बेटा, जूल आपका होता है। तो डी इज द राइट आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 10वां क्वेश्चन, उड़ाते जाइए बेटा, थोड़ा स्पीड बढ़ाना है क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चंस की संख्या बहुत ज्यादा है।
ठीक है, इसका आंसर सब लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। जब एक गतिमान कार में अचानक ब्रेक लगाया जाता है तो उसकी जो गतिज ऊर्जा है, भाई देखो कोई गतिमान कार है, अब वो गति में है तो गतिज ऊर्जा है उसके अंदर, लेकिन जैसे ही वो ब्रेक लगेगा तो गाड़ी रुकना शुरू हो जाएगी धीरे धीरे। तो वो किस में बदलेगी, उसकी जो गतिज ऊर्जा है, क्योंकि ऊर्जा का एक नियम है बेटा कि ऊर्जा अपने रूप बदलती है, एनर्जी कभी खत्म नहीं होती। पढ़ा है ना आपने, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण का नियम कि ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती ना ही बनती है, केवल ऊर्जा के रूप बदले जा सकते हैं। ठीक है, तो वो जो गतिज ऊर्जा है जब ब्रेक लगेंगे तो किस में बदलेगा, क्या वो स्थितिज ऊर्जा में। स्थितिज ऊर्जा तो दो तरह की होती है बेटा, एक तो मैंने क्या कहा था, ऊंचाई के कारण, हाइट पर कोई चीज है तो जब हाइट पर होती है तो स्थितिज ऊर्जा, या फिर किसी चीज का क्या बदला है, आकार बदला है, शेप, तो भी उसमें क्या होगा, स्थितिज। आकार के कारण जो होती है उसको कहते हैं प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। क्या कहते हैं उसको, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, मतलब उसको कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन जो हाइट के कारण होती है, ऊंचाई के कारण, वो होती है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। क्या होती है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, मतलब उसको कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो दो प्रकार की होती है बेटा, फॉर्मूला क्या होता है, mgh, पोटेंशियल एनर्जी का mgh। तो क्या साउंड में बदलेगा ब्रेक लगने के बाद, क्या लाइट में, नहीं, हीट, ऊष्मा उत्पन्न होगी। क्या उत्पन्न होगा, तो आप कहेंगे सर हीट उत्पन्न होगा। जैसे ही ब्रेक लगेंगे तो जो ब्रेक है उसकी वजह से हीट जनरेट होगी, यानी कि ऊष्मा उत्पन्न होती है। अगला, एक रोलर कोस्टर में उसके ट्रैक के शीर्ष पर अधिकतम स्थितिज ऊर्जा होती है। भाई कोई रोलर है, रोलर मतलब देखा आपने, सड़क, रोड रोलर, हमारे गांव में तो आता था, सड़क बनती थी तो एकदम मजा आ जाता था उसको देखकर। रोड रोलर जो होता है वो कितना ऊंचा होता है, तो जब कोई उसके ऊपर देखेगा तो उसकी देखो हाइट जितना ज्यादा होगा उतना क्या ज्यादा होगा, अभी मैं बताया था भाई स्थितिज ऊर्जा हाइट के कारण होती है। क्या होता था फॉर्मूला, mgh। तो अगर हाइट ज्यादा होगा तो इसका मतलब क्या ज्यादा होगा, स्थितिज ऊर्जा। तो यही कह रहा है, रोड कोस्टर के उसके ट्रैक के शीर्ष पर अधिकतम ऊर्जा होती है, जैसे जैसे नीचे उतरता है ना, उसकी गति में वृद्धि होती है, उसकी गति में वृद्धि होती है। घर्षण और वायु प्रतिरोध की अपेक्षा करने पर इसकी गतिज और स्थितिज ऊर्जा का योग नियत होने के कारण कौन सी व्याख्या। अरे बेटा कितना आसान क्वेश्चन है। एक बात और याद रखना कि अगर आपको पूछे कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों का सम क्या होता है, तो इन दोनों का सम जो होता है वो मैकेनिकल एनर्जी होता है। यानी गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा का जो जोड़ आता है वो क्या आता है, मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा आपका आता है। तो ये नियम क्या कह रहा है कि मतलब भाई उसकी जो ऊर्जा थी स्थितिज ऊर्जा, वो गतिज और स्थितिज दोनों में बदलेगा। तो यही नियम तो बेटा ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है। भाई इसी नियम को तो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं बेटा, कि ऊर्जा ना तो कभी बनती है ना ही कभी खत्म होती, केवल उसके क्या बदल जाते हैं, रूप बदलते हैं। तो जो ऊपर हाइट पर कोई चीज है, हाइट पर, और वो नीचे आना शुरू होती है, तो भाई यहाँ अधिकतम हाइट है तो अधिकतम क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन जब वो ऊंचाई से नीचे आएगा तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी और ये कम होगी, है ना। यानी टोटल एनर्जी तो कंजर्व रहेगा, लेकिन एक बढ़ेगा और एक क्या होगा, घटेगा। फ्यूज तार का कौन सा गुणधर्म, देखो फ्यूज तार पहले होता क्या है बेटा, स्पीड में पढ़ा रहे हैं आपको, लेकिन आपको आराम से देखना है बेटा, है ना। हाँ, बढ़िया से समझ में आएगा सारे कॉन्सेप्ट जो लिख रहा हूं, क्योंकि मेरा मकसद है कि इसका 1.5 से 2 घंटे में सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करना, ठीक है, ताकि बढ़िया से आप लोगों को समझ में आए। फ्यूज तार क्या होता है, फ्यूज तार जैसे मान लो ये आपका घर है और यहाँ पे करंट आ रहा है, यहाँ पे आई मतलब क्या होता है, करंट, विद्युत धारा आपकी आ रही है। अगर मान लो कहीं पर घर में ओवरलोडिंग हो जाए, ओवरलोडिंग या शॉर्ट सर्किट कहीं पर हो जाता है, तो जो फ्यूज होता है ना बेटा, फ्यूज जो होता है ये यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। फ्यूज जो होता है घर के बाहर यहाँ लगा देते हैं फ्यूज, ये फ्यूज लगा हुआ है, ये फ्यूज, ठीक है। तो जब ओवरलोडिंग हो जाएगा या शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो ये फ्यूज खुद पिघल जाता है, और हमारे घर में जितने भी यंत्र हैं उनको सेफ्टी प्रोवाइड करता है बेटा, उनको सुरक्षा प्रदान करता है। तो क्या हुआ, जब ओवरलोडिंग हो जाती है,
क्या, ओवरलोडिंग, या फिर जब क्या हो जाता है बेटा, शॉर्ट सर्किट अगर हो जाता है तो ये जो फ्यूज है ये पिघल जाता है खुद। और जो घर के यंत्र हैं जैसे एसी है, कूलर है, पंखा है, ये सब सुरक्षित, ये फूकते नहीं है, यानी इनमें करंट रुक जाता है। तो फ्यूज जो होता है इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो ये गल जाता है बेटा, पिघल जाता है, तो इसका मतलब इसका क्या है बोलो, लो मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन कई बार पेपर में ये पूछेगा कि इसका प्रतिरोध कैसा होता है, तो आप याद रखना इसका हाई रेसिस्टेंस होता है, उच्च प्रतिरोध। तभी तो जब इसमें करंट जाता है तो ये पिघल जाता है, क्योंकि जिस चीज का ज्यादा प्रतिरोध होगा वहां पे हीट उत्पन्न होती है। पढ़ा है ना जूल का ऊष्मा का नियम, पढ़ाएंगे। तो जहाँ ज्यादा प्रतिरोध होगा, जैसे टंगस्टन बल्ब के अंदर होता है उसका भी प्रतिरोध ज्यादा होता है, बिजली की जो प्रेस आती है उसमें नाइक्रोम का लगता है, हीटर की स्प्रिंग नाइक्रोम, तो उनका प्रतिरोध ज़्यादा है जिसकी वजह से वो ज़्यादा ऊष्मा देते हैं। तो जब इसका प्रतिरोध ज़्यादा है तो ज़्यादा गर्म होगा तो पिघल जाता है, लो मेल्टिंग पॉइंट। अच्छा, ये बनता किसका है, पेपर में ये भी पूछेगा कि फ्यूज जो है बनता किसका है, तो ये दो धातु को मिलाकर बनता है, मेटल को, लेड और टिन। लेड और टिन दो मेटल से बेटा ये बनता है, यानी कि दो धातु से आपका ये बनता है। अगला 13, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिकी में कार्य को सटीक रूप से परिभाषित करता है। आपको बताना है कि वर्क जो होता है, कार्य, वो क्या होता है, मतलब तो बेटा आपको पता होगा कि वर्क का फॉर्मूला होता है कार्य बराबर, कार्य तभी होगा जब दो चीज होंगी, एक फोर्स होगा, बल, अगर आप किसी चीज पर धक्का दे रहे हो, धक्का देने का मतलब बल, या किसी को पकड़ के खींच रहे हो तो वही बल होता है। तो बल लगाने के बाद वस्तु में क्या होना चाहिए, थोड़ा बहुत आगे चले, यानी कि डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, तो ही कार्य होगा। हिंदी में क्या कहेंगे, विस्थापन। तो बल और विस्थापन दोनों का होना जरूरी है बेटा, है ना। तो फॉर्मूला क्या आ जाता है, एफ इंटू डी, डी मतलब डिस्प्लेसमेंट। कई बार इन दोनों के बीच में एंगल दे देता है तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, एफ डी कॉस थीटा, क्योंकि मान लो आपने बल तो इधर लगाया लेकिन विस्थापन इधर हो गया तो दोनों के बीच में थीटा बन जाता है, तो एफ डी कॉस थीटा। अब क्या कह रहे हैं भाई, कौन सा परिभाषित करता है, कार्य तब होगा जब कोई बल किसी वस्तु पर बल की दिशा में विस्थापित करता है, कार्य तब होगा जब किसी वस्तु में ऊर्जा संग्रहित होगी, कार्य तब होता है, हाँ, जब कोई वस्तु बल गति के सापेक्ष किसी भी कोण पर कार्य करता है। तो बताइए कार्य तब होगा, ये सही बात है क्या, क्या बी ऑप्शन सही है, तो आप कहेंगे सर जी बिल्कुल, कार्य तब होगा जब कोई बल किसी वस्तु पर बल की दिशा में विस्थापित करेगा। ठीक है, दोनों दोनों उसके अंदर होने चाहिए। कार्य तीन प्रकार के होते हैं बेटा, अगर मैं आपको बताऊं कि वर्क जो होते हैं कार्य, ये कितने टाइप के होते हैं, तो तीन टाइप के होते हैं। पहला आता है हमारा पॉजिटिव वर्क, पहला क्या आता है हमारा पॉजिटिव, यानी कि धनात्मक कार्य। दूसरा क्या आता है बेटा, दूसरा आता है नेगेटिव, यानी कि ऋणात्मक कार्य। दूसरा क्या आता है, नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक कार्य। और तीसरा क्या आता है, जीरो यानी कि शून्य कार्य। तीन प्रकार के कार्य होते हैं। अब सर ये तीनों कैसे होते हैं, देखो बेटा, कार्य होने के लिए क्या होना चाहिए, बल और विस्थापन, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। अगर दोनों एक दिशा में है, मतलब बल और विस्थापन अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव वर्क होगा। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं, विपरीत दिशा में है तो नेगेटिव होगा। और दोनों अगर परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलर का मतलब है अगर लंबवत है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो फिर हमारा जीरो वर्क हो जाएगा। ठीक है, तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, जीरो वर्क आपका हो जाएगा बेटा। जुकाम होगा क्या, बताइए बच्चा, क्लियर है आप लोगों को मेरी बात। तो जीरो परपेंडिकुलर, क्योंकि कॉस 90 का मान जीरो होता है, और थीटा अगर पूछे ना तो पॉजिटिव वर्क में थीटा होता है आपका 0 डिग्री, ठीक है, नेगेटिव वर्क में थीटा होता है 180 डिग्री, और शून्य कार्य जीरो वर्क में थीटा 90 डिग्री, क्योंकि अपोजिट है तो 180 होता है बेटा। याद रहेगा आप लोगों को, तो कार्य के तीनों टाइप आप लोगों को याद रखने हैं। अगला, दो विद्यार्थी एक जैसे बक्सों को 10 मीटर की दूरी तक ले जाते हैं। विद्यार्थी ए 50 न्यूटन का बल प्रयोग करता है जबकि विद्यार्थी बी 100 न्यूटन का बल प्रयोग करता है। दोनों विद्यार्थियों के द्वारा कार्य में अंतर क्या है बेटा, देखो क्या करते हैं, दो विद्यार्थी हैं, अब 10 मीटर की दूरी तक ले जाते हैं और विद्यार्थी ए कितना काम करता है, 50। तो पहले हम निकालते हैं पहले वाले का कार्य, वर्क निकालते हैं पहले वाले का। तो क्या होता है कार्य, बल गुणा विस्थापन। तो बल कितना लगाया पहले वाले ने, 50, ले कितना गया 10 मीटर, तो 50 गुणा 10 कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर 500 मीटर ले गया होगा वो। ठीक है, दूसरा कार्य अगर हमें निकालना है, दूसरे वाले बच्चे का कार्य है ना, तो क्या है भाई, वो 100 न्यूटन का बल लगाया और कितना ले गया, हाँ उतना ही ले गया, हाँ बल प्रयोग करता है, जबकि विद्यार्थी भी हाँ 1000 न्यूटन का बल प्रयोग करता है। तो ले तो वो उतना गया लेकिन इसने कितना लगाया, 10
10 मीटर ही ले गया, 100 न्यूटन का बल लगाया, तो 1000 मीटर आपका हो गया। अब कार्य का अंतर पूछा है बेटा, तो कार्य का अंतर क्या होगा? 1000 मीटर नहीं, यहाँ पे जूल आएगा बच्चा, यहाँ पे क्या आएगा बोलो? जूल। वर्क की जो यूनिट आपकी होती है, ओहो, जूल। अरे भाई चल जा, काहे खून पी रहा है हमारे? इधर आ गया क्यों? हाँ ये रहा। तो वर्क का यूनिट क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे? ए साला चल जा, ये क्या हुआ? एक सेकंड रुकिएगा बेटा। ऐसे खून पी लेते हैं ये हमारा। देख रहे हो आप कितना परेशान कर रहा है ये मुझे? हाँ तो यहाँ पे जूल आ जाएगा बेटा। क्या आएगा? इसको काट कर हम क्या लिखेंगे? जूल। ठीक है, तो कितने का अंतर हुआ? 1000 में से 500 जब घटाएंगे तो क्या आएगा? 500 जूल आप लोगों का सही जवाब हो जाएगा। ये ऐसे कर देता है, देखो पीडीएफ दिक्कत बीच बीच में, है ना? क्या करें? हाँ अब तो हुआ ठीक, खुशी मिली हमको। अगला सवाल। 15 डिग्री सेल्सियस वाले एक प्रतिदर्श जल को 35 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, तापमान में परिवर्तन क्या होगा? बेटा 15 डिग्री का कोई जल है, 35 डिग्री तक गर्म किया जाता है, तो तापमान में परिवर्तन कितना आएगा? 20 डिग्री। भाई 35 में से 15 घटाएगा तो 20 ही तो आएगा। तो ये भी पूछेगा क्या? गलत हो, है ना? गलत कर दिया जिन्होंने ए बी सी दिया। अरे तापमान में परिवर्तन, 15 वाले को 35 तक गर्म किया तो कितना परिवर्तन आया? 20 का परिवर्तन आया। कितना आसान क्वेश्चन है। 16। निम्नलिखित में से कौन सा कथन औसत वेग और उसके ऐसा ही मात्रक का सटीक? औसत वेग आपको पूछा है बेटा। देखो औसत चाल अगर पूछता, औसत एवरेज स्पीड अगर पूछता, औसत चाल, तो सूत्र क्या होता? कुल दूरी बटे कुल समय, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कुल दूरी बटा कुल समय। लेकिन अगर आपको पूछा है एवरेज वेलोसिटी, यानी कि औसत वेग पूछा है, तो यहाँ पे विस्थापन, दूरी की जगह क्या आ जाएगा? विस्थापन आ जाता है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट आपका आ जाता है। तो क्या आएगा बेटा? कुल विस्थापन बटा कुल समय, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टोटल टाइम। और यूनिट तो आपको पता है मीटर पर सेकंड, इसका भी होगा मीटर पर सेकंड और इसका भी होगा बच्चा। तो औसत वेग कुल दूरी को कुल समय से भाग देने पर प्राप्त होता है। कुल दूरी नहीं बेटा, देखो उसमें क्या पूछा है? वेग पूछा है, तो दूरी नहीं आएगा, दूरी नहीं आएगा, विस्थापन आएगा। तो औसत वेग कुल विस्थापन को कुल समय से भाग देते हैं, इसका मात्रक किलोमीटर प्रति सेकंड, घंटा नहीं, मीटर प्रति सेकंड होता है बेटा। कुल विस्थापन को कुल समय से भाग देते हैं, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड, यानी डी आप लोगों का सही जवाब होगा। क्या होगा? डी इज द राइट आंसर। बताइए, एक क्रेन 200 किलोग्राम के लोड को 10 सेकंड में, देखो बेटा न्यूमेरिकल को सबसे आसान तरीका बता रहा हूं कि जो भी आपको न्यूमेरिकल में दिया जाता है पहले उसको साइड में लिख लिया करो। क्या कर लिया करो बेटा? साइड में उसको लिख लिया करो, बहुत मजा आता है। साइड में लिखते ही बस आप फॉर्मूला लगा दो, जो भी फॉर्मूला आपको लगाना है उससे आपका हो जाएगा। न्यूमेरिकल को आसान तरीका बता रहा हूँ आपको करने का, ठीक है? बाकी देखो साइंस बाई पुष्पेंद्र सर टेलीग्राम चैनल और विद्याग्राम ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, दोनों पर इसका पीडीएफ आपको मिलेगा, ठीक है? चलिए बताइए, एक क्रेन 200 किलोग्राम के लोड को 10 सेकंड में 15 मीटर की ऊंचाई पर उठाता है, और जी की वैल्यू, गुरुत्व त्वरण जो होता है ना, जी की वैल्यू वो आपको 10 दे रखा है। तो आपको कह रहा है कि और ऊर्जा हानि को नगण्य मानते हुए इस क्रिया में पावर निकालना है। बेटा पावर निकालना है, और आपको मैं बता दूं कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम, कार्य बटा समय, ये पावर होता है बच्चा। अब वर्क के 4 फॉर्मूले याद रखना। एक तो मैं आपको बता चुका हूं, एफ डी बल गुणा विस्थापन, और अगर थीटा दिया है कौन, तो एफ डी कॉस थीटा। एक होता है 1/2 mv स्क्वायर। ये अब आप बोलोगे सर ये तो काइनेटिक एनर्जी का है, गतिज ऊर्जा का।
बेटा गतिज ऊर्जा का है, लेकिन ये कार्य का भी है, क्योंकि ऊर्जा और कार्य अलग अलग नहीं होते, वर्क और एनर्जी अलग अलग नहीं होते, इसीलिए ये फॉर्मूला किसका है, वर्क का भी है और काइनेटिक एनर्जी का भी है। और चौथा आपका क्या आता है, mgh, ये पोटेंशियल एनर्जी का है, स्थितिज ऊर्जा का, लेकिन ये वर्क का भी है। ये चार फॉर्मूले याद रखो। अब इसमें से चारों में से मैं कौन सा लगाऊंगा, अब मुझे तो हाइट दे रखा है क्वेश्चन में, तो मैं ये लगाऊंगा mgh बटा टी। एम कितना है, एम आपको दिया है 200, जी कितना है 10 दिया है, हाइट कितना है 15 मीटर दिया है, समय कितना लगता है, समय भी दे रखा है क्या, 10 सेकेंड, ये रहा 10 सेकेंड, 10 से 10 कट गया बेटा, तो क्या है 15 दूनी 30, यानी 3000 आपका, और पावर वाट में आता है बेटा, पावर किस में आता है, वाट, यानी 3000 आप लोगों का आंसर हो जाएगा। इतनी ही जल्दी करना है जितनी जल्दी मैं कर रहा हूँ, ठीक है। घरेलू उपकरण में विद्युत तारों पर सामान्यतः प्लास्टिक, देखो आपने देखा होगा लाल रंग का तार है, लाइव वायर, रेड कलर का है, नीले रंग का तार है, काले रंग का तार है, तो रबड़ जो चढ़ती है वो पीवीसी की बनी होती है बेटा। किसकी बनती है वो रबड़, पीवीसी। पीवीसी का पूरा नाम बताओ, पॉली विनाइल क्लोराइड। रबड़ किस चीज की बनती है, पॉली विनाइल क्लोराइड। इसी को हम क्लोरो, इसी पीवीसी का दूसरा नाम होता है क्लोरोईथीन, C2H3Cl। ये पीवीसी का ही नाम है बेटा, याद रखना। रेनकोट, बरसाती कपड़े, या फिर तारों के ऊपर जो रबड़ चढ़ती है, या दीवारों पे वॉलपेपर लगाते हैं, पाइप बनाने के काम पीवीसी आता है। तो सारी चीजें, इतना जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ ना सारी चीजें, लेकिन जो बोल रहा हूँ वो सब पेपर में आने वाला है आपके में, ठीक है बेटा। हाँ, लिखते रहना सब। अब ये क्यों चढ़ाते हैं, मतलब रबड़ क्यों चढ़ाते हैं, तारों को भारी बनाने के लिए। ऐसा कुछ है कि तार भारी हो जाएगा, नहीं। हाँ, तो विद्युत धारा के प्रवाह को बढ़ाने के लिए गलत, अधिक ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए गलत, मतलब फॉर प्रोटेक्ट अगेंस्ट इलेक्ट्रिक। अरे भाई तुमको झटका ना लगे, तार, नंगा तार पकड़ लिया तो तुमको ऊपर चले जाएंगे एकदम से, हैं नहीं ना, तो इसीलिए कि इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे, इंसुलेशन के लिए, यानी रोधन के लिए, बचाने के लिए लगाया जाता है, रबड़ चढ़ाई जाती है। रबड़ क्या होता है, इंसुलेटर होता है, कुचालक होता है विद्युत धारा का। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी मुख्य पर्यावरणीय चुनौतियों का सर्वोत्तम वर्णन करता है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन बेस्ट डिस्क्राइब्ड एनवायरमेंट चैलेंज, मतलब वेस्ट जो होता है उसको कौन मैनेजमेंट करता है, ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है। उम्मीद करता हूँ आप लोग एकदम सही जवाब देंगे इसका। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो पर्यावरण में जो प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी मुख्य पर्यावरण चुनौती, मुख्य कौन है, सबसे मेन क्या है, ये आपसे पूछा है। थर्मल पॉल्यूशन एंड इफेक्टिव कंपोस्टिंग, और दूसरा कह रहा है जैव निम्नीकरण और रासायनिक निश्चालन, पर्यावरण में दीर्घ स्थायित्व और माइक्रोप्लास्टिक निर्माण। बेटा प्लास्टिक सबसे ज्यादा खतरनाक होती है, प्लास्टिक देखते ही टिक कर दीजिएगा इस क्वेश्चन को। तो परसिस्टेंस इन द एनवायरनमेंट एंड माइक्रो प्लास्टिक फॉर्मेशन, कभी भी चाय अगर पीते हो, सुनो प्लास्टिक कितना नुकसान करती है। चाय पीते हो आप लोग कभी, तो प्लास्टिक के जो कप आते हैं ना कागज वाले, उसमें भी मत पियो, क्योंकि कागज वाला जो कप है ना बेटा, कुल्हड़ वाले में पियो, मिट्टी वाले में, या भाई स्टील के बर्तन में आप लोग पी लो। लेकिन बच्चा मैं कह रहा हूँ कि प्लास्टिक जो कागज का कप है उसमें अंदर एक महीन पन्नी होती है, जब चाय चाय गर्म पीते हैं ना उसमें, तो भाई लाखों माइक्रो प्लास्टिक के कण पन्नी में से निकल कर आपके अंदर चले जाते हैं। लेकिन ये धीरे धीरे तब पता चलता है जब कैंसर हो जाता है ना, धीरे 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 बुढ़ापे में, तब पता लगेगा कि ये गलतियां नहीं करनी चाहिए थी। तो ऐसा आप लोग बिल्कुल ना करें। कई लोग तो पता है, हमारे ऑफिस में एक दिन बहुत, मैंने एक बच्चे को डांटा था, ऑफिस बॉय को। क्यों डांटा मैंने, कि मैंने उसको चाय मंगाई, और पता है वो चाय किस में लेके आया, दुकानदार जो हैं चाय वाले भैया, उसने पन्नी में चाय को बांध के दे दिया। इतना 3-4 का चाय मंगाया था, लोग आए थे, तो पन्नी में दे दिया चाय बांध के, गर्म चाय। मैंने कहा "हट, इसे दे क्या, वापस दे क्या, हमें नहीं चाहिए चाय ऐसी"। पन्नी में चाय दे दिया। बहुत सारे लोग तो जैसे हॉस्टल पीजी में रहते हैं, तो वो जो गरम सब्जी आती है ना, सब्जी पैकिंग में, वो गरम सब्जी वो पन्नी में पैक करके दे देते हैं भाई साहब। ये मौत का खेल हो रहा है, ये मौत का खेल जिसे कहते हैं। गरम सब्जी को पन्नी में पैक करके दे रहे हैं, अब वो 1 घंटे में डिलीवरी बॉय यानी कोई लेके जाएगा, फिर उस तक खाना पहुंचेगा, सोचो वो कितना नुकसान आपको करेगा। तो बच्चे इन चीजों को ना अभी से आप लोग ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। कह रहा है कुछ रासायनिक प्रशीतक द्रव्यों को प्रतिबंधित करने के लिए ओजोन परत को होने वाली क्षति में प्रभावी रूप से कमी क्यों आती है। बेटा देखो, ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाली एक गैस होती थी जिसका नाम था क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस। क्या नाम था, क्लोरोफ्लोरो और कार्बन गैस इसका नाम था। ये एसी तथा फ्रिज में भरी जाती थी ठंडक के लिए।
कहाँ भरी जाती थी? एसी फ्रिज में ठंडक के लिए इसको भरा जाता था। ठीक है, एसी फ्रिज में। और विद्याग्राम एप्लीकेशन पर साइंस का पूरा बैच मात्र 399 रुपए का आपको मिल रहा है, 400 रुपए का कंप्लीट साइंस का बैच, जिसमें तीनों सब्जेक्ट में पढ़ाऊंगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, वो भी जीरो से एकदम डिटेल में समझा के। तो उसको जरूर लेना आप लोग। एसी फ्रिज में ठंडक के रूप में इस गैस को भरते थे, सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। लेकिन बेटा ये ओजोन परत को हानि पहुंचाती है, इसलिए 1987 में इस गैस को बैन यानी प्रतिबंध लगा दिया। अब इसका प्रयोग कोई भी नहीं करता बेटा। क्यों? क्योंकि ये ओजोन परत को हानि पहुंचाता था। उत्तरी होता है ओजोन परत, ये हमें किससे बचाता है? यूवी रेस, अल्ट्रा वायलेट रेस, पराबैंगनी किरणों से ये हमें बचाता है। क्योंकि पराबैंगनी किरण सूरज से आती हैं और ये हमारे शरीर पर अगर गिरेंगी, है ना, तो स्किन कैंसर, त्वचा का कैंसर बेटा हो जाएगा। इसलिए हमें ओजोन लेयर बचाता है पराबैंगनी किरणों से। ठीक है, लेकिन इसमें छेद हो गया था सीएफसी गैस की वजह से। तो मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल बनाया गया था। क्या बनाया गया था? मॉनिट्रियल, एक प्रोटोकॉल बनाया गया, और सभी देशों ने मिलकर इस गैस को क्या कर दिया? प्रतिबंध यानी कि बैन लगा दिया। तो यही पूछा है बेटा कि प्रशीतक द्रव्य ऐसे पदार्थ मुक्त करते हैं जो ओजोन विघटन, यही सही है कि ओजोन को क्या करते हैं? विघटन, डिप्लीशन। विघटन का मतलब नुकसान पहुंचाना, ओजोन को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, तो बस इतना आप लोगों को याद रखना है। ओजोन लेयर का फॉर्मूला O3 होता है। अगर पूछे ओजोन जो परत है इसकी मोटाई को किससे मापते हैं, तो बेटा आप याद रखना, डॉब्सन यूनिट होती है, डॉब्सन इकाई में इससे मापा जाता है। ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? तो आप याद रखिएगा, ओजोन परत स्ट्रेटोस्फीयर मतलब समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन परत किस में पाया जाता है? स्ट्रेटोस्फीयर, समताप मंडल में पाया जाता है। अगला सवाल है बेटा, एक रैंप का प्रयोग एक बॉक्स को 2 मीटर ऊंचे चबूतरे तक उठाने के लिए किया जाता है। कोई मशीन है, उसका प्रयोग, एक कोई बॉक्स है, उसको 2 मीटर ऊपर उठाना है। आवश्यक आयास को कम करने के लिए रैंप की लंबाई 4 से बढ़ाकर 8 मीटर कर दी जाती है। घर्षण को जीरो मानते हुए निम्नलिखित में से कौन सा अपरिवर्तित रहेगा? देखो बेटा, किसी को ये मान लो रैंप है, कोई जेसीबी जैसे आप देखते हैं, तो ये 4 मीटर का था, है, और इसको किसी किसको उठाना है? कोई बॉक्स है, इसको 2 मीटर ऊपर उठाना है, 2 मीटर, है ना। अब इस रस्सा जो ये होता है ना इस तरीके से रैंप, उसको 4 से बढ़ाकर कितना कर दिया? 8 मीटर। तो क्या अपरिवर्तित रहेगा? आपको ये बताना है इनमें से क्या अपरिवर्तित रहेगा। तो बेटा बॉक्स को ऊपर उठाने में किया गया कार्य ये अपरिवर्तित रहेगा। अब चाहे तुम जेसीबी का जो हमारे गांव में तो खोमचा कहते थे, ऐसे उठाते हैं, तो आप चाहे तुम 2 मीटर से उठाओ, चाहे 4 मीटर से उठाओ, हाइट तो ये देखा जाएगा ना कि वस्तु को कितना ऊंचा उठाया। इस हाइट का तो लेना देना नहीं है, जो साइड में है जिससे तो आप किसी चीज को उठा रहे हो, इसका तो मतलब ही नहीं है कि ये कितना बड़ा है। आपको तो ये इससे मतलब है ना कि इसको कितना उठाया आपने। तो भाई डब्लू जो होता था वो यही तो होता था, mgh, यानी हाइट कितना उठाया। हाइट ज्यादा होगा तभी तो कार्य ज्यादा होगा। तो बॉक्स को ऊपर उठाने में जो किया गया कार्य है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। चाहे कितना भी बड़ा रैंप ले लो आप लोग, तो हाइट तो बॉक्स का 2 ही मीटर रहेगा ना, तो इसलिए वो बदलेगा नहीं। सामान्य नगर पालिका अपशिष्ट की तुलना में जैव चिकित्सा अपशिष्ट के लिए विशेष प्रबंधन, देखो मैं कह रहा हूं ना, एनवायरमेंट वाला जो टॉपिक है भर भर के बायोलॉजी में सिर्फ वही आया और फिजिक्स और केमिस्ट्री में सब कुछ आया। ठीक है, तो याद रखिएगा बेटा, वाई डज बायोकेमिकल बायोमेडिकल वेस्ट रिक्वायर स्पेशल मैनेजमेंट कंपेयर टू जनरल। देखो हॉस्पिटल ये कह रहा है हॉस्पिटल से निकला हुआ जो कचरा है उसको स्पेशल तरीके से जो है, क्यों उसको वेस्ट किया जाता है या क्यों उसके लिए एक स्पेशल प्रबंधन की जरूरत है। हम नॉर्मल वेस्ट तो ऐसे ही गड्ढे खोद के दबा देते हैं, लेकिन उसके लिए स्पेशल क्यों? जो हॉस्पिटल से कचरा निकलता है उसको खत्म करने के लिए स्पेशल तरीके क्यों अपनाए जाते हैं? क्योंकि बेटा याद रखना इसमें संक्रामक कारक होते हैं जो स्वास्थ्य जोखिम उत्पन्न करते हैं। एक बात बताओ, बहुत सारे इंजेक्शन है, बहुत सारी दवाई जो खराब हो गई हैं, तो वो तो वैसे ही हेल्थ के लिए नुकसान करेंगी। तो इट मे कंटेन इन्फेक्टियस एजेंट दैट पोज हेल्थ रिस्क। ठीक है, इट इज ऑलवेज रेडियो एक्टिव, गलत। उस रेडियो एक्टिव तो उसको कहते हैं जिसमें से अल्फा बीटा गामा निकलता है, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। इट कंटेन हाई लेवल ऑफ केमिकल सब्सटेंस, नहीं।
इट इज मोर लाइकली टू बी रिसाइकल, क्या वो रिसाइकल हो जाएगा? रिसाइकल हो जाता तो फिर दबाते क्यों उसको हम लोग? ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें संक्रामक बहुत सारे ऐसी चीजें हो सकती हैं, दवाइयां, जिनसे आदमी को, है ना, नुकसान पहुंच सकता है तुरंत। वाई इज रूम टेम्परेचर जनरली माउंटेड वर्टिकली ऑन द वॉल? कक्ष तापमापी को सामान्यतः दीवार पर, है ना, जैसे कोई, आपको पता है कि विज्ञान के अंदर जो कमरे का तापमान होता है वो 20 से 25 डिग्री होता है। कितना होता है बेटा? साइंस के अंदर जो रूम टेम्परेचर होता है वो 20 से लेकर 25 डिग्री होता है। तो अगर कोई कक्ष मापी है, कोई ऐसा यंत्र है जो कक्ष मापी यानी रूम के टेम्परेचर को मापता है, तो उसको ऐसे वर्टिकल क्यों लटकाते हैं ऐसे, है ना, ऐसे क्यों लटकाया जाता है? वर्टिकल ऐसे क्यों नहीं रखा जाता, हॉरिजॉन्टल? तो उसको ऐसे क्यों लटकाया जाता है? सिंपली आपको इसका कारण पूछा है बेटा, क्यों इसको ऐसे लटकाते हैं, बताइए। तो याद रखिएगा बेटा, इसीलिए लटकाते हैं क्योंकि यह बल्ब को कक्षीय वायु के संपर्क में रखकर यथार्थ पाठ्यक्रम को सुनिश्चित करता है। इट ensures that accurate reading by keeping the bulb in contact with the surrounding air। इसलिए इसको लटकाते हैं ताकि ये प्रॉपरली उस पूरे कमरे की रीडिंग दे पाए। इस तरीके से अगर रखेंगे ना हॉरिजॉन्टली, किसको, किसी यंत्र को जो कि रूम टेम्परेचर को मापता है, कक्ष मापी, कक्ष तापमापी यंत्र उसको कहेंगे, तो हॉरिजॉन्टल अगर रखेंगे क्षैतिज रूप से, तो वो एक अच्छा पाठ्यक्रम, मतलब एक रीडिंग सही नहीं दे पाता है। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तार में एक निश्चित समय तक विद्युत धारा प्रवाहित होने पर उसमें उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा में कौन सा कारक वृद्धि करता है? बेटा देखो, मैं आपको बताता हूं कि अगर किसी, जैसे मैंने कहा था कि रेसिस्टेंस जिस चीज का ज्यादा होगा, प्रतिरोध ज्यादा होगा, जैसे बल्ब ज्यादा गर्म हो जाता है तो टंगस्टन जो होती है धातु, बल्ब के अंदर जो स्प्रिंग होती है उसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा है। हीटर के अंदर जो स्प्रिंग है नाइक्रोम की, है ना, या फिर जो प्रेस करते हैं आप लोग, उसके अंदर भी क्या होता है, नाइक्रोम की स्प्रिंग होती है। तो इन चीजों का, ऐसी धातुओं का रेसिस्टेंस, प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है बेटा। ठीक है, तो इसीलिए जब करंट, विद्युत धारा किसी ऐसी सुचालक से होकर जाती है जिसका आर, आर मतलब प्रतिरोध, रेसिस्टेंस अगर बहुत ज्यादा हो जाए, तो करंट की जो कुछ मात्रा है वो हीट के रूप में बाहर आ जाती है। विद्युत धारा की कुछ मात्रा ऊष्मा के रूप में क्या आ जाती है, बाहर आ जाती है। यानी जो करंट जा रहा था ये इस तार को गर्म कर देगा, हीट के रूप में बाहर आती है। और इस हीट को जूल नाम के एक व्यक्ति हैं, उन्होंने सबसे पहले समझाया था, जूल नाम के। और इसको कैसे निकालते हैं, आई स्क्वेयर आर टी, इससे निकाला जाता है। हीट जो निकाला जाता है ऊष्मा, उसको किस फॉर्मूले से निकाला गया है, आई स्क्वेयर। आई मतलब करंट, विद्युत धारा, आर मतलब प्रतिरोध, टी मतलब क्या होता है, टाइम, कितने समय के लिए करंट इसके अंदर जा रहा है। ठीक है, तो अब यही पूछा है कि भाई किस पे ऊष्मा की मात्रा, किस कारक का वृद्धि करता है, कौन सा कारक है जो ऊष्मा को बढ़ा देगा? धारा में, तार में धारा को कम करना, कम करने से थोड़ी बढ़ेगा, ज्यादा करने से बढ़ेगा। तार की लंबाई कम करना, लंबाई से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तार को मोटा बनाना, गलत। तार के प्रतिरोध में वृद्धि, आर बढ़ेगा तो ऊष्मा ज्यादा बनेगी, आई बढ़ेगा तो भी ज्यादा बनेगी, ज्यादा समय के लिए करंट जाएगा तो भी ऊष्मा क्या होगा, ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जूल नाम के व्यक्ति ने दिया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी वस्तु के द्रव्यमान और चाल द्वारा उसकी गतिज ऊर्जा पर पड़ने वाले प्रभाव, यानी गतिज ऊर्जा जो होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, गतिज ऊर्जा का हाफ एम वी स्क्वायर, यही होता है काइनेटिक एनर्जी जो गति के कारण होती है। कौन सा कथन किसी वस्तु के द्रव्यमान और चाल द्वारा उसकी गतिज ऊर्जा पर पड़ने वाले, कह रहा अधिक द्रव्यमान लेकिन निम्न चाल वाली वस्तु में गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी। देखो बेटा, गतिज ऊर्जा तब ज्यादा होगी, गतिज ऊर्जा कितनी चीजों पर निर्भर कर रही है, दो। भाई काइनेटिक एनर्जी का सूत्र है 1/2 एम वी स्क्वायर। तो इसमें दो ही चीज है ना, एक द्रव्यमान है और एक वेग है, मास और वेलोसिटी। अगर किसी वस्तु के दोनों ही ज्यादा हो जाएं तो गतिज ऊर्जा की मान ज्यादा होगी। तो कम द्रव्यमान से मतलब नहीं है, अधिक द्रव्यमान और उच्च चाल, अधिक द्रव्यमान है और उच्च चाल मतलब ज्यादा अगर चाल है तो उस चीज की काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगा, ज्यादा आपका हो जाएगा बेटा। अगला, मानक परिपाटियों के अनुसार विद्युत परिपथ आरेख में बैटरी का चिन्ह जो होता है वो कैसा होता है? आपने देखा होगा बेटा, बैटरी में एक चिन्ह प्लस होता है, एक माइनस, करंट ऐसे जाती है। ठीक है, तो फिर ऐसे प्लस माइनस इस तरीके से, ये सेल एक अगर ऐसे बनाता तो ये सेल, लेकिन सेल को सेल से जोड़ते हैं तो वही आपका क्या बन जाता है, बैटरी बन जाता है। तो यही कह रहा है
एक साथ आ रहे दो छोटी रेखाएं, दो छोटी रेखा नहीं होती, एक बड़ी एक छोटी, केवल एक लंबी रेखा, एकांतर रूप से आ रखे, एक लंबी एक छोटी समानांतर रेखा, तो डी, एक लंबी और एक छोटी। ठीक है, ये सही है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को तो तुम लोग उड़ा दोगे, अब तो तुमको साइंस का एकदम बढ़िया जादूगर बना दूंगा मैं, है ना। तो डेली शाम को बेटा इस यूट्यूब पर कितने बजे लाइव आना होता है? 6 बजे। विज्ञान अगर बेहतरीन बनानी है अपनी तो, है ना। हाँ, बढ़िया सैंपल पेपर हम डेली कराते हैं शाम 6 बजे। शीतकालीन तापमान प्रतिलोमन के दौरान धरातलीय प्रदूषक सांद्रता को कम करने के लिए कौन सा, यानी शीतकालीन का मतलब विंटर के दौरान, विच इन्वेंशन इज मोस्ट इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग ग्राउंड लेवल पॉल्यूशन, यानी जो जमीनी स्तर पर प्रदूषण होता है, ग्राउंड लेवल पॉल्यूशन, उसको कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ये आपसे बेटा इसके अंदर पूछा है। ठीक है, बताइए। हाँ, वेरी गुड, बहुत सारे बच्चे सही दे देंगे, है ना। वीडियो को पॉज करके भी आप आंसर बताया करो, पानी लिया। तो याद रखना, शीतकालीन तापमान प्रतिलोमन के दौरान धरातलीय, इन विच इन्वेंशन इज मोस्ट इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग ग्राउंड लेवल पॉल्यूशन कंसंट्रेशन ड्यूरिंग द विंटर टेम्परेचर इन्वर्जन। तो इस बात का आप याद रखना बेटा। देखो, विंटर में क्या होगा? इंक्रीजिंग वर्टिकल एयर मिक्सिंग थ्रू द आर्टिफिशियल टर्बुलेंस, कृत्रिम विक्षोभ के माध्यम से ऊर्ध्वाधर वायु मिश्रण को मिलाना। देखो होता क्या है मेरे बच्चे, कि ठंडी हवा नीचे फंस जाती है, ठंडी हवा जो होती है वो नीचे फंस जाती है, तो वर्टिकल मिक्सिंग जो होता है उसको बढ़ाने से जो प्रदूषक होते हैं, पॉल्यूटेंट्स, वो ऊपर तैर कर आ जाते हैं, ऊपर उठकर आ जाते हैं, है ना। तो ये तरीका सबसे अच्छा है ग्राउंड लेवल पॉल्यूशन को कम करने में। ठीक है, ये आपसे पूछा है। 28वां सवाल, एक पर्वतारोही यानी पहाड़ों पर चलने वाला एक बैग उसका पैक है ना, को भूमि से उठाकर, जो कमर पे एकदम बैग लेके चल रहा है, भूमि से उठाकर 2 मीटर ऊंचे एक पहाड़ पे चढ़ जाता है। कौन सी स्थिति बैग पैक की गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा में सबसे बड़ी वृद्धि का कारण, मतलब सबसे ज्यादा गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा। बेटा मैंने क्या कहा था, स्थितिज ऊर्जा दो तरीके का है, हाइट पर कोई जा रहा है तो उसको गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा, लेकिन अगर कोई मेरे मेरे बच्चों आ, आकार बदल रहे हैं तो उसको इलास्टिक यानी प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। तो कह रहा है भाई, लिफ्टिंग ए बैग पैक इनटू ऑन टू द सेम 2 मीटर हाई, एक अपेक्षा हल्के बैग पैक, हल्का नहीं होना चाहिए बेटा। देखो स्थितिज ऊर्जा दो कारण पे डिपेंड करता है, एम जी एच, मास ज्यादा होगा तो ज्यादा होगा, हाइट ज्यादा होगा तो ज्यादा होगा, जी तो फिक्स रहेगा 9.8 धरती पर। तो हल्का नहीं होना चाहिए बैग, भारी होना चाहिए। उसी बैग पैक को 1 मीटर, अरे भैया तुमने तो हाइट घटा दिया, एक क्यों, दो दो पे जा रहा है तो दो जाए ना। उसी बैग पैक को क्षैतिज, क्षैतिज में थोड़ी होगी, ऊर्ध्वाधर होगी हाइट। तो ये डी सही, एक अपेक्षाकृत भारी बैग को 2 मीटर ऊपर उठाने पर उसका जो स्थितिज ऊर्जा वो क्या होगा, ज्यादा आपका हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो हाइट कम करोगे तो कम हो जाएगा। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान नियत रखने पर उसकी ऊर्जा को, उसकी ऊंचाई को दोगुना कर दिया जाए। देखो बेटा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, एम जी एच। अब इसमें द्रव्यमान को तो नहीं बदला गया, जी वैसे भी नहीं बदलता। अब कह रहा है कि अगर ऊंचाई को दोगुना कर दें, हाइट को, तो बेटा ऊंचाई दोगुना होगा तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी दोगुना हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये तो सीधा सीधा अनुक्रमानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगला बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा नगर पालिका ठोस अपशिष्ट का सर्वोत्तम उदाहरण है। नगर पालिका जो होता है, म्यूनिसिपैलिटी, नगर पालिका में जो ठोस अपशिष्ट होता है उसका उदाहरण आपको पूछा है ना। जैसे घरों में, ऑफिस में, ऑफिस से निकला हुआ कचरा, सब्जी है, कचरा है, कागज है, तो इनको निपटाने का, हाँ, तो ये है बेटा आप लोगों को याद रखना। क्या आपको पूछे? बिल्कुल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, यानी सबसे अच्छा उदाहरण क्या है। तो बेटा देखो, सबसे अच्छा उदाहरण यही है, घरेलू रसोई का जो कचरा है, ये आपका बेस्ट एग्जाम्पल है सॉलिड वेस्ट का। सॉलिड वेस्ट का ही तो एग्जाम्पल पूछा है, लिक्विड नहीं, सॉलिड पूछा है। तो जो रसोई में से कचरा निकला है, सब्जियों का छिलके हैं या और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, वो सॉलिड वेस्ट होता है बेटा। ठीक है, और उसके लिए अलग अलग डस्टबिन भी बनाए जाते हैं कि भाई ये सॉलिड वेस्ट के लिए, ये लिक्विड वेस्ट के लिए, है ना। तो इस तरीके से डस्टबिन भी ग्रीन, एक ग्रीन डस्टबिन देखा होगा आपने कहीं रखा हुआ। एक टेक्नीशियन तकनीशियन को रूम हीटर के लिए फ्यूज तार का चयन करना है। देखो फ्यूज वाला क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आते हैं। फ्यूज किसका बनता है, लेड और टिन का।
क्या होता है इसका? निम्न गलनांक उच्च प्रतिरोध होता है। करता क्या है? ओवरलोडिंग या शॉर्ट सर्किट हो जाए तो घर के यंत्रों को बचाता है। अब बस यही तो पूछा है आपसे कि एक तकनीशियन को रो मीटर के लिए फ्यूज तार का चयन करना है। विद्युत धारा के तापन प्रभाव के आधार पर सुरक्षा के लिए किस गुणधर्म, मतलब फ्यूज तार का गुणधर्म आपसे पूछा है कि फ्यूज तार के पिघलने से रोकने के लिए फ्यूज तार को उच्च प्रतिरोध वाला और मोटा होना चाहिए। अतिरिक्त धारा के दौरान परिपथ में, हाँ। फिर कह रहा है दक्ष शीतलन, फ्यूज तार के उच्च गलनांक, उच्च गलनांक नहीं होना चाहिए, क्या बोला था हमने? उच्च प्रतिरोध होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक, तो डी है। रुकना बेटा एक बार। अतिरिक्त धारा के दौरान परिपथ को विच्छेद करने के लिए फ्यूज तार का गलनांक निम्न, हाँ। उच्च प्रतिरोध और मोटा, बेटा मोटा नहीं होना चाहिए, ये गलत हो गया, देखो हमने ध्यान नहीं दिया। निम्न गलनांक, फ्यूज तार का गलनांक क्या होगा? निम्न, ठीक है। उच्च प्रतिरोध निम्न गलनांक, ए सही होगा। फिर डी में क्या दिक्कत आ रहा था? पिघलने से रोकने के लिए फ्यूज तार को उच्च प्रतिरोध, उच्च प्रतिरोध तो ठीक है लेकिन मोटा नहीं, निम्न गलनांक। अगर कोई मोटी चीज है तो उसका गलनांक तो ज्यादा हो जाएगा। अगर कोई मोटा चीज है तो उसको गलाने के लिए तो ज्यादा तापमान चाहिए, तो उच्च गलनांक हो जाएगा, बल्कि निम्न आपका होना चाहिए था बेटा। मजा आ रहा है? गला तो नहीं सूख गया? चलो भाई सब पानी ले आए हैं, एक घूंट पानी का पी लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। ऐसे ही पढ़ना है तुम लोगों को, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि हमारा, हाँ, 45 मिनट है हमारे पास बच्चा है। क्यों भाई, अपशिष्ट पदार्थों वाला पानी तो नहीं लेके आए हो? हम्म? एक एक पिंड का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, कहीं अपशिष्ट पदार्थों वाला पानी मिला दो हमको। नाइट्रोजन ज्यादा तो नहीं है इसमें, फास्फोरस और नाइट्रोजन, पहला सवाल। एक पिंड का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, चंद्रमा पर इसका भार पृथ्वी पर इसके भार की तुलना में कैसा होगा? बेटा देखो आप सबको पता है कि चंद्रमा पे जो वेट होता है ना, वेट चंद्रमा पे, वो जितना पृथ्वी पर है इससे 6 गुना कम होगा, क्योंकि ग्रेविटी कम होती है। चंद्रमा पर ग्रेविटी क्या होती है? पृथ्वी से 6 गुना कम होती है, तो इसलिए जो वेट होगा वो भी 6 गुना कम हो जाएगा। लेकिन द्रव्यमान नहीं घटता बेटा, वेट घटता है, ठीक है। मंगल ग्रह पे तो 10 गुना कम हो जाता है, 10 से भाग दे दो क्योंकि वहां पे ग्रेविटी 10 गुना कम है। तो जी का वैल्यू जैसे जैसे घटेगा डब्लू वैसे वैसे घटेगा, क्योंकि डब्लू का फॉर्मूला होता है mg। देखो मास में अंतर है, मास की यूनिट केजी होती है, लेकिन वेट जो होता है, भार, इसका मात्रक न्यूटन होता है। भार का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। ये बदल जाता है बेटा, भार जो है जगह जगह बदल जाता है, लेकिन द्रव्यमान चेंज नहीं होता। ये अंतर है इन दोनों में, ये नहीं बदलता बेटा। तो कह रहा है चंद्रमा पर पिंड का भार शून्य होगा, पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा का भार, पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर पिंड का भार अधिक होगा। अधिक नहीं भैया, कम होगा। क्या होगा? डी इज द राइट आंसर, कम होगा बेटा भार। अगला, एक लोलक, पेंडुलम का क्वेश्चन आता है बेटा पेपर में, और मैं जितने भी सवाल पेंडुलम के बनेंगे सब करवाने वाला हूं आपको। एक लोलक है, 24 दोलन पूरे करने में 60 सेकंड लेता है। यदि इसकी लंबाई बढ़ा दी जाए, अब वह उतने ही दोलन करने के लिए 72 सेकंड लेता है, तो इसके आवर्त काल में क्या परिवर्तन हुआ? देखो बेटा, पहले हम टाइम निकालते हैं। देखो समय बराबर जो होता है ना, ये होता है आपका कि आपने कितने समय में कितने दोलन पूरे किए, कितने समय में कितने दोलन पूरे किए। तो अगर मैं बात करूं कि भाई 60 सेकंड में कितने दोलन किए? 24, यही है ना। समय कैसे निकलेगा? समय निकलेगा 60 सेकंड में 24 दोलन पूरे किए, भाग दो 24 दूनी 48, कितना बचेगा? 12, हाँ। 24 पंजा 120, तो समय आया 2.5 सेकंड, स्टार्टिंग का समय। दूसरा क्या कह रहा है? 72 सेकंड में सेम दोलन, 24 दोलन, दोलन की संख्या सेम है, 72 सेकंड में 24 दोलन, तो समय आवर्तकाल होता है 1 सेकंड में कितना किया, है ना, तो ये 25। अच्छा, डिवाइड करो कितना आएगा? 24 थी या 72, यानी 3 सेकंड। तो समय का अंतर क्या होगा? यहाँ 2.5 सेकंड है या 3, दोनों का डिफरेंस कितना होगा बेटा? 0.5 का ही तो अंतर आया। या फिर ये कह रहा है कि ये बढ़कर कितना होगा? तो बढ़कर देखो, ये 2 सेकंड भी बना रहता है, नहीं 2.5 सेकंड बना रहता है, गलत कह रहा है, नहीं 2.5 से बढ़कर 3 हो गया, तो अंतर अगर पूछेगा तो 0.5। लेकिन ये कह रहा है ये बढ़कर कितना हो गया? 2.5 से बढ़कर 3 हो गया, तो डी सही है बेटा, ये 2.5 से बढ़कर कितना हो गया? 3। तो बस यही पूछा है, इतना तो आसान सा क्वेश्चन था। अच्छा, पेंडुलम का एक सवाल और याद रखना, कई बार पेंडुलम का टाइम पीरियड पूछ लेता है बेटा। तो पेंडुलम का जो टाइम होता है, इसका ये फॉर्मूला आप याद कर लो, टी बराबर होता है 2 पाई अंडर रूट एल बटा जी। एल मतलब क्या होता है? लेंथ,
एल मतलब होता है लंबाई, ठीक है, जी मतलब ग्रेविटी। तो यानी समय जो होता है आवर्तकाल वो लंबाई पे निर्भर करता है। याद रखिएगा कि समय जो होता है टाइम पीरियड, आवर्तकाल, अगर आपको कोई पूछे कि ये किस चीज पर निर्भर करेगा, किस चीज पे डिपेंड करेगा, तो आप याद रखना वो लंबाई पे निर्भर करेगा। लंबाई 4 गुना करूंगा तो समय 2 गुना होगा, क्योंकि 4 का रूट करना पड़ेगा। लंबाई 9 गुना करूंगा तो 9 का रूट 3 आएगा, तो समय जो है आवर्तकाल 3 गुना बढ़ेगा। रूट कर देना है बेटा। प्रयोगशाला के रिकॉर्ड में दो बिंदुओं के बीच की दूरी, हाँ इतना आसान सा क्वेश्चन है, पता है क्या कह रहा है कि कोई रिकॉर्ड है उसमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है, 0.004 किलोमीटर। आपको वैज्ञानिक रिपोर्ट के लिए लंबाई के ऐसा देखो बेटा, लंबाई जो होता है ना इसकी एसआई यूनिट, एसआई का मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल यूनिट। देखो बेटा, किसी चीज को मापने के बहुत सारे यूनिट हो सकते हैं, जैसे लेंथ को मीटर में, किलोमीटर, इंच, फुट सब में मापा जाता है। मास को केजी, ग्राम, टन सब में मापा जाता है। लेकिन एक, जैसे कहता हूं ना मैं तुम सबको बहुत प्यार करता हूं, लेकिन तुम सब में से एक को बहुत ज्यादा करता हूं। तुम सबको बहुत प्यार करता हूं लेकिन तुम सब में से एक को सबसे ज्यादा प्यार करता हूं, कौन है वो कमेंट में बताओ चलो। तो ऐसे ही बहुत सारी यूनिट होते हैं किसी चीज को मापने के, लेकिन एक होता है एसआई यूनिट, इंटरनेशनल यूनिट, अंतरराष्ट्रीय इकाई, जो हर देश में मान्य होता है। तो ऐसे ही बेटा लंबाई का ऐसा यूनिट होता है मीटर। ऐसे ही समय का क्या होता है, सेकंड, समय का सेकंड। मास का क्या होता है, केजी, ये एसआई यूनिट है। तो आपको मीटर में बदलवाया, 0.0, हाँ 2 जीरो है ना, इसको किलोमीटर में दिया है, मीटर में बदलवाया। तो बेटा 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1,000। तो इसमें 1,000 से गुणा कर दो, यानी क्या आएगा, 4 मीटर आपका आ जाएगा बेटा। 1,000 से 4,000, 4,000 में 3 के बाद पॉइंट लगेगा, खत्म हो गया क्वेश्चन, 4 मीटर आ गया बेटा। भाई किलोमीटर से मीटर में ही तो बदलना था, खत्म। किस प्रकार की धारा निश्चित अंतराल पर परिणाम और दिशा दोनों पर, देखो बेटा विद्युत जो धारा होती है, इलेक्ट्रिक करंट दो प्रकार का होता है, एक अल्टरनेटिंग करंट और एक डायरेक्ट करंट। देखो जो करंट होता है दो टाइप का, एक एसी करंट आता है, इसे कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट। एक आता है डीसी करंट, मतलब डायरेक्ट दिष्ट धारा। तो दो प्रकार की, देखो जो दिष्ट धारा है बेटा, ये अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करती, ये एक ही दिशा में जाती है, ये अपनी दिशा जो होती है उसको नहीं चेंज करती। लेकिन जो प्रत्यावर्ती धारा है, ये अपनी जो दिशा है, डायरेक्शन, उसको चेंज करती है। तो हम जो अपने घरों में यूज करते हैं वो एसी करंट। तो कह रहा है विच टाइप ऑफ करंट चेंज बोथ मैग्नीट्यूड डायरेक्शन एट रेगुलर इंटरवल। तो एसी जो करंट है वो अपना दिशा को चेंज कर लेता है। अच्छा, हम अपने घरों में कौन सा करंट यूज करते हैं, एसी। तो ये कितना हर्ट्ज का होता है, पेपर में ये पूछा जाता है कि इसकी आवृत्ति बताओ। तो बेटा फ्रिक्वेंसी अगर आपको पूछे कि हम अपने घरों में जो करंट यूज कर रहे हैं इसकी आवृत्ति बताइए, तो 50 हर्ट्ज। यानी कि ये जो ट्यूबलाइट जल रही है, ये 1 सेकंड में, आवृत्ति का मतलब होता है 1 सेकंड में, 1 सेकंड में ये 50 बार जलती है, 50 बार बुझ जाती है। ये इसका मतलब होता है बेटा। डायरेक्ट करंट नहीं यूज करते। अच्छा, कमेंट में आप लोग बताना, एसी को डीसी में कौन बदलता है, एसी को डीसी में कौन सा यंत्र बदलता है। फिर आप लोग कमेंट करके बताना कि डीसी को एसी में कौन बदलता है। ठीक है, देखते हैं आप में से कौन बच्चा दे पाता है। जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर, कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहे हैं आप लोगों को। हाँ, अब कुछ बच्चों का आंसर पता है यहाँ पर क्या आ जाएगा, कुछ बच्चों का आंसर यहाँ पर आ जाएगा कि सर जी इसका आंसर होगा ट्रांसफॉर्मर। क्या आएगा आपका आंसर, कि सर जी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मर आपका हो जाएगा, और वही आप लोग गलती कर दोगे। ठीक है, अच्छा ट्रांसफॉर्मर का काम क्या है, ये तो आप लोग बताए ना, है ना, ये आप लोग बताना, ट्रांसफॉर्मर का काम क्या होता है। ट्रांसफॉर्मर का काम एसी डीसी से मतलब नहीं, ट्रांसफॉर्मर सिर्फ क्या करता है, जो एसी करंट आता है एक घरों में, एसी करंट के वोल्टेज बदलता है बेटा। ये ट्रांसफार्मर का काम क्या है, वोल्टेज का बदलना, सिर्फ ये काम है इसका। इसलिए ट्रांसफार्मर दो तरीके के होते हैं, एक होता है स्टेप अप और एक होता है स्टेप डाउन। यानी दो प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं, स्टेप अप वोल्टेज बढ़ाता है और स्टेप डाउन जो होता है वो वोल्टेज को घटाता है बेटा, ये बात याद रखना। तो ट्रांसफार्मर का काम एसी डीसी में बदलना नहीं है बेटा, ट्रांसफार्मर सिर्फ क्या करता है, बोलो, एसी जो करंट है घरों में, अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा, उसके वोल्टेज। तो फटाफट बता दो। हाँ, तो आप याद रखना बेटा, एक का आंसर रेक्टिफायर है और एक का आंसर इन्वर्टर है। मैं ही बता देता हूं, तुम लोग तो गलत कर दोगे, है ना। आंसर क्या हो जाएगा, रेक्टिफायर, और आंसर क्या हो जाएगा आपका, बोलो। बहुत बढ़िया, चलिए इसका आंसर सोच समझ के देना भैया, ले आओ।
ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो याद हो गया होगा। हाँ, एक का आंसर रेक्टिफायर और एक का आंसर इन्वर्टर। इन्वर्टर और ये क्या है, रेक्टिफायर। भूल मत जाना, पेपर में आते हैं सारे क्वेश्चन। अगला बताओ, प्रयोगशाला के रिकॉर्ड में दो बिंदुओं के बीच की दूरी, अरे यार ये तो वही क्वेश्चन है, 0.04 किलोमीटर था बेटा, इसको मीटर में बदलना था, 1000 से गुणा करेंगे यानी कि आपका क्या आ जाएगा, 4 मीटर। है, ये तो सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। अगला, एक पिंड का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, अरे फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, लगता है कि ये भाई साहब, अच्छा एक बार चेक करें कि ये क्वेश्चन वही है क्या, है एक बार चेक करते हैं क्या ये क्वेश्चन वही है, 28/7/2026 अभी आया था ना ये क्वेश्चन ऐसा एक बार रुको मैं चेक करता हूँ कि क्या ये वही क्वेश्चन है जो रिपीट हो रहा है या दूसरी शिफ्ट में पूछा गया है। 28/7, हाँ ये तो वही है, 28/7/2026। शिफ्ट कौन सी थी, 28/7/2026 शिफ्ट कौन सी थी, भूल गए, शिफ्ट देखना था मुझे, कहीं ये देखना था कि रिपीट जो हो रहा है ये अलग अलग शिफ्ट में था, 28 शिफ्ट 1, और अब हम जो कर रहे हैं वो कौन सा है, हाँ भाई थोड़ा सा, शिफ्ट 1, हाँ सही है बेटा, वो रिपीट ही हुआ है, हमें लगा कि कहीं दोनों शिफ्ट में सेम क्वेश्चन आ गया क्या। ठीक है, तो बेटा आंसर क्या आएगा, चंद्रमा और वो पूछा है तो पिंड का भार चंद्रमा और पृथ्वी के दोनों पर बराबर नहीं होगा, क्या होगा, पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर पिंड का भार कम होगा, पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर पिंड का भार कम होगा, सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, कम होगा कितना, अच्छा एक बात और बता दो, चलो यहाँ से बात पढ़ लेते हैं, जी की वैल्यू, धरती का जो सेंटर होता है वहाँ 0, तो डब्लू भी 0, क्योंकि डब्लू बराबर क्या होता है बेटा, mg। अगर जी का मान सेंटर पे 0 है तो डब्लू भी आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा बेटा, क्लियर। अच्छा यहाँ होता है पोल, ये क्या होता है, पृथ्वी का पोल यानी कि जिसे ध्रुव कहते हैं, और यहाँ होता है इक्वेटर, इक्वेटर को क्या कहते हैं हिंदी में, भूमध्य कहते हैं। तो जी का जो मान होता है वो पोल पे ज़्यादा होता है और इक्वेटर पे क्या होता है, भूमध्य पे कम। इसीलिए जो वेट होगा, वेट मतलब भार जो होगा, भार, वो जी का मान यहाँ ज़्यादा है तो वेट भी पोल पे ज़्यादा होगा बेटा, क्या होगा, पोल पे ज़्यादा होगा। बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा नगर पालिका ठोस अपशिष्ट का सर्वोत्तम उदाहरण है। तो आप याद रखेंगे, ठोस अपशिष्ट आपको पूछा है तो ठोस अपशिष्ट क्या होता है, घरेलू रसोई गैस का जो कचरा होता है वो आपका ठोस अपशिष्ट का उदाहरण होता है। ठीक है, अरे यार रुकना बेटा, एक सेकंड, लग रहा है दो चार क्वेश्चन ये आ गए हैं, रिपीट हो गए, 39 40, एक बार चेक करता हूँ मैं। हाँ, ये लग रहा है दो चार क्वेश्चन ना इन मैडम जी ने रिपीट कर दिया है। हाँ, दो चार सवाल जो हैं, कोई नहीं बेटा, सुनो मेरी बात, दो चार सवाल इसमें क्या हुआ है कि इतना बड़ा पीडीएफ है, बहुत सारे क्वेश्चन है, तो इसमें क्या किया है, देखो यहाँ तक दो तीन सवाल जो थे वो रिपीट कर दिए हैं बेटा, यहाँ से आगे चलते हैं, इनका तो आप लोग कर ही लेंगे। बताइए, इसका आंसर बताइए, एक लड़का बालू ढोने के लिए एक पहिया ठेले, अच्छा किस किस ने ऐसा काम देखा है, हमारे गांव ना एक भट्टा होता था, भट्टा जिस पे ईंट मिट्टी, तो हम देखने जाते थे कि वहां पे मिट्टी जो ईंट पथता है ना वो हम देखते थे। एक ठेला होता है ऐसे, एक पहिया ठेला, तो जो उसको ऐसे लेके जाता है सामने की तरफ, तो एक पहिया ठेला, उस पे बालू मिट्टी, पहिया दुराग्र के रूप में कार्य करता है, बालू को ट्रे में रखा जाता है और लड़का हैंडल को उठाता है। इस व्यवस्था में बालू को किस रूप में मतलब निरूपित किया, तो बालू क्या है, लोड है, बालू जो उस एक पहिया ठेले पे भरा गया है, तो बालू लोड का ही तो काम कर रहा है बेटा, भाई लोड मतलब वजन का ही तो काम कर रहा है बालू। ठीक है, तो बालू क्या है वहां पर, एक प्रकार का लोड। एक क्रेन 200 किलोग्राम, ये भी क्वेश्चन आ चुका है भाई, है ना, इसका भी आंसर ये भाई सब 3000 आया था हमारा। हाँ, बताओ बेटा, हो जाता है कई बार ऐसे क्वेश्चन सामने, जब बहुत सारे सवाल होते हैं तो निकालने पड़ते हैं आंसर की में से, उनको ढूंढना पड़ता है, तो कई बार क्वेश्चन रिपीट जो हो रहे हैं उनको तो आप कर ही रहे हैं, पहले कराई दिए। बताओ, एक साइकिल चालक 3 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय करता है, 1 घंटा विश्राम करता है और फिर 2 घंटे में 80 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो संपूर्ण यात्रा के लिए साइकिल चालक की औसत चाल बताना है। बेटा देखो, जब भी औसत चाल आपको पूछे तो औसत चाल का फॉर्मूला है कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब तो कर सकते हैं, तो कुल दूरी कितना गया, पहले वो 120 क्या गया, हाँ बिल्कुल, पहले वो 120 मीटर गया है, और उसके बाद कौन सा है, 40, बताइए,
वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ, बताते जाइए बेटा इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, पहले 120 मीटर गया है, उसके बाद क्या गया है, 120 किलोमीटर 3 घंटे में गया, तो पहले कुल दूरी को जोड़ो, 120 किलोमीटर, और फिर क्या गया 80, तो 120 और 80, उसके बाद कुल समय कितना लगा है उसको, 3 घंटा उसको जाने में लगा और 2 घंटा इसको लगा, 5, यानी कि 200/5 कर सकते हैं, तो आंसर आएगा 40, आपका आंसर आ जाएगा। हैं? आंसर तो इसमें पूछा भी नहीं था। अच्छा, इसमें रेस्ट वाला टाइम जो होता है उसको नहीं लगाना होता। कहीं कोई कहे कि सर 1 घंटा आराम कर लिया, उस टाइम को भी जोड़ोगे? नहीं बेटा, आपको सिर्फ जो दूरी तय किया गया है उस समय को जोड़ना है। तो इसमें फॉर्मूला पूछा है सिर्फ आपसे, तय की गई कुल दूरी बटा कुल समय। ये तो इतना आसान हो गया यार, ये क्वेश्चन तो इतना आसान हो गया कि इसमें तो सिर्फ फॉर्मूला पूछा था, कुछ करने की भी जरूरत नहीं थी, लेकिन हमने आपको क्या कर दिया बेटा, उसको बढ़िया से समझा दिया। पीपीटी से पढ़ाना बेकार है, पीडीएफ लाया करेंगे अगली बार से। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ए आपका हो जाएगा। ठीक है, इसमें निकालना नहीं था, हालांकि फिर भी आपने समझा दिया। आप अच्छे बच्चे हो ना, आप उड़ा देते हो क्वेश्चन को, आप तो ऐसे ही उड़ा देते हो कि लो गुरुजी एकदम। एक तकनीशियन रूम हीटर, देखो भाई फिर से सवाल, अरे भाई आज टाइपिस्ट भैया को हम नहीं छोड़ेंगे। रूम हीटर वाला क्वेश्चन, हालांकि क्वेश्चन सारे दिए हैं उन्होंने, तभी तो मैं बोलूं, हे भगवान इतनी बड़ी फाइल कैसे आ गई। फाइल बहुत बड़ा है, लेकिन उसमें कुछ क्वेश्चंस को टाइपिस्ट भाई साहब ने क्या कर दिया है बेटा, दो दो बार लिख दिया है। तो रूम हीटर वाला क्वेश्चन याद हो गया होगा। रूम हीटर में स्प्रिंग जो बनती है वो किसकी बनती थी, नाइक्रोम। इसका क्या होता था, उच्च प्रतिरोध होता था, है ना। तो नाइक्रोम जो होता है उसका फ्यूज का पूछा था इसमें, फ्यूज तार। तो फ्यूज तार का क्या होता था बेटा, बोलो, उच्च प्रतिरोध या मोटा, मोटा नहीं, क्या, उच्च गलनांक होना चाहिए, गलत, क्या होना चाहिए था, फ्यूज तार का गलनांक निम्न, सी आपका सही था। नाइक्रोम का बनता है रूम हीटर का स्प्रिंग। नाइक्रोम कितनी धातु से मिलकर बनता है, निकिल और क्रोमियम। चलो कोई नहीं, दोबारा आया तो एक और फैक्ट हमने आपको बता दिया, नाइक्रोम की बनती है, और नाइक्रोम जो होता है वो निकिल और क्रोमियम से मिलकर आपका बनता है बेटा। ठीक है, ये भी आ चुका है यार, द्रव्यमान वाला और गतिज ऊर्जा वाला। देख रहे हो तुम लोग, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ना, मोस्ट ऑफ क्या, कुछ क्वेश्चन इसने, हाँ, हीटिंग इफेक्ट वाला आ गया है, जूल का नियम, चबूतरा, ये क्या है। तभी तो हम बोले इतना बड़ा फाइल कैसे हो सकता है, क्योंकि एक दिन में 2 ही शिफ्ट में पेपर हुआ था बेटा, एक दिन में 2 शिफ्ट में ही तो पेपर हुआ था आपका। तो इतना सारा सवाल कैसे आ सकता है ना। वही तो हम बोले, मुश्किल से मुश्किल आपका खींच करके 80-100 के आसपास क्वेश्चन होना चाहिए, तो वही है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वाहन में चाल मापी के कार्य का सर्व, देखो वाहन में आपको पूछा है कि जो स्पीडोमीटर होता है, चाल को मापने का यंत्र, ये क्या करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब चाल मापी जो यंत्र है। अच्छा, ऑडोमीटर क्या करता है बेटा, यहां से कुछ यंत्र याद रखना। ऑडोमीटर क्या करता है, तो ऑडोमीटर डिस्टेंस मापता है, ऑडोमीटर जो होता है वो दूरी को मापता है बेटा। अच्छा, अल्टीमीटर, कुछ यंत्र प्लीज मेरी तरफ से याद कर लो, पेपर में बहुत आते हैं बेटा। अल्टीमीटर क्या करता है, अल्टीमीटर हाइट मापता है, ऊंचाई को मापने का काम करता है। अगर मैं आपको पूछूंगा, हाइड्रोमीटर एक यंत्र है, हाइड्रोमीटर एक यंत्र है, ये क्या मापता है, हाइड्रोमीटर डेंसिटी मापता है, मतलब ये घनत्व को मापता है। अगर हम आपको पूछेंगे हाइग्रोमीटर क्या करेगा, हाइग्रोमीटर क्या करेगा, तो ये आर्द्रता मापेगा, क्या मापेगा, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मतलब क्या होता है, आर्द्रता को मापेगा। क्लियर। अगर हम आपको पूछेंगे लैक्टोमीटर क्या करेगा, तो लैक्टोमीटर जो होता है ये दूध की शुद्धता को मापेगा। किसे मापेगा, दूध की जो शुद्धता होती है उसको मापने का काम ये करता है। तो बच्चा अब आपको पूछा है कि स्पीडोमीटर के बारे में, ये यात्रा के लिए औसत चाल, बेटा ये औसत चाल को नहीं बताता। ये देखो, चाल दो प्रकार की, एक औसत चाल, औसत चाल तब मापते हैं जब आप अपने घर पहुंच जाओगे तो कुल दूरी में कुल समय से भाग देंगे। लेकिन एक होता है क्षणिक चाल, इंस्टेंटेनियस स्पीड। वो क्या होता है कि जैसे आप बाइक चला रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, मैंने कॉल किया तो मैंने कहा बेटा कितनी स्पीड से गाड़ी चला रहे हो, तुरंत आप अपनी उसमें देखोगे बाइक में, स्पीडोमीटर में, और तुरंत आप जो बताओगे, दैट इज द इंस्टेंटेनियस। यह वाहन द्वारा तय की गई कुल दूरी को, उस वर्तमान चाल को प्रदर्शित करता है जिस समय वाहन क्या है, गति में है। तो डी आप लोगों का सही जवाब हो जाएगा बेटा। ये आया था क्या, हाँ ये आया था ए, इसका आंसर चलो मैं बिना देखे ही बता दिया हूँ।
बिना पढ़े ही। कमरे का ये भी आया था, वर्टिकल क्यों रखा जाता है, तो आपको पता है हॉरिजॉन्टल ऐसे नहीं रख सकते क्योंकि वर्टिकल जो होगा वो ज़्यादा अच्छे से माप पाएगा रीडिंग। कम करने के लिए ये भी आ चुका है ना। ये भी आया था क्रेन वाला। हाँ, ये आया था कि क्यों चढ़ाते हैं रबड़ की कुछ रासायनिक भी। ओजोन परत, आपको एकदम रिवीजन भी हो जाएगा, ये देख रहे हो। तभी तो मैं कहें कि बेटा उसने ना एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चन डबल पीपीटी बना दिया है। क्वेश्चन पूरे हैं आपके, वो चिंता मत करना आप लोग कि क्वेश्चन तो नहीं रह गया कोई, नहीं, क्वेश्चंस आपके पूरे हैं। लेकिन वो क्या किया है कि भाई उसमें डबल रिपीट कर दिया है। वो मुझे पहले देखना चाहिए था, लेकिन मैं जल्दी जल्दी में जो है उसको ले आया पूरे को ही, कि मैं कह नहीं पाया उन मैडम को कि हाँ इसका बताओ बेटा। मैडम को मैं ये नहीं कह पाया कि मैडम जी इतने सवाल कैसे हो सकते हैं एएलपी का, एक ही दिन तो परीक्षा हुआ है आपका सीबीटी 2, वो भी 28 जुलाई को हुआ था, है ना, बताइए बेटा। लेकिन ठीक है कोई नहीं है। एक अंतरिक्ष यात्री का पृथ्वी पर भार 600 न्यूटन है। चंद्रमा पर जब वो जाता है बेटा, देखो आपको मैंने कहा था कि जितना चंद्रमा पे वेट होता है ना, वो जितना अर्थ पे है उसमें 6 से भाग दो बेटा। तो अगर आपका 600 न्यूटन धरती के ऊपर है, तो चंद्रमा पे तो 6 गुना कम होती है ग्रेविटी, यानी कि वहां पे कितना होगा बेटा, 100 न्यूटन आपका आंसर आ जाएगा। तो 100 न्यूटन हो जाएगा चंद्रमा पर। ठीक है, क्योंकि वहां पे जी की वैल्यू क्या होती है, पृथ्वी का जी का मान का, जी की वैल्यू धरती पर कितना होता है 9.8, उसका 6 गुना कम होता है। ठीक है, इसलिए अगर आप पृथ्वी के ऊपर 3 गुना उछलते हो, जंप किया, 3 3 मीटर में उछला, तो चंद्रमा पर 18 मीटर जंप उछलूंगा मैं, 6 गुना ज्यादा उछलूंगा बेटा। ये देखो फिर से मानक परिपाटी बैटरी का सिंबल पूछा है, शीतकालीन जो है तापमान प्रतिलोमन। ये देखो फिर से। हाँ ये बताइए बेटा, ये जो सवाल है आप लोगों को बताना है। एक प्रयोगशाला थर्मामीटर की परास -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक है। आपको पता है कि भाई प्रयोगशाला का जो थर्मामीटर है वो कितना होता है, -10 से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अब इसको 120 बराबर हिस्सों में तोड़ना है। कितने हिस्सों में तोड़ना है, 120 बराबर हिस्सों में। तो ये थर्मामीटर न्यूनतम कितना माप सकता है, ये आपको पूछा है कि ये थर्मामीटर न्यूनतम कितना आपका माप सकता है, ये आपको पूछा है बेटा। बताइए। अब बता ही सकते हैं आप लोग 120 बराबर हिस्सों में। तो बेटा देखो सबसे पहले इनके बीच का गैप निकालो कि 100 -10 से लेकर 110 तक कितना गैप है। तो गैप निकालने के लिए घटाना पड़ेगा, कितना गैप है इनमें, 100, ये प्लस हो जाएगा 110 और 10 कितना होगा 120, यानी इनमें 120 का गैप है। अब इसके टुकड़े कितने कर रहे हैं, 120 टुकड़े करने हैं, तो यानी एक टुकड़ा कितने का हो जाएगा, 1 डिग्री सेल्सियस का हो जाएगा। 120 टुकड़े करने हैं तो एक टुकड़ा कितने डिग्री सेल्सियस का हो जाएगा, 1 डिग्री सेल्सियस का आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। स्वस्थ मानव शरीर का तापमान कमेंट करके बताइएगा। ये ब्रेक वाला सवाल भी आ चुका है कि ब्रेक लगाते हैं तो रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है क्या, काइनेटिक एनर्जी, आयतन के आधार पर। ओ भाई साहब, खैर नहीं है आज, मैं आज भाई साहब टाइपिस्ट भाई साहब की ये 4 मीटर वाला 3 बार आ गया, ये भी आया है। 70 क्वेश्चन आप लोगों का हो चुका है। 1200 किलोग्राम द्रव्यमान की एक कार सीधी सड़क पर 20 मीटर पर सेकंड त्वरण से चल रही है, तो गतिज ऊर्जा निकालना था बेटा। ये तो स्टार्टिंग में ही आ गया था क्वेश्चन ये भी। ठीक है, एक लोलक 24 डॉलर, ये भी आपका आ चुका है, ये भी आपका आ चुका है कि भाई चंद्रमा पर वेट। अरे वाह, हाँ ये बताइए आप लोग, ये बताइए 73, यदि कोई कार एक सीधी रेखा पर 90 किलोमीटर पूरब और फिर उसी सड़क पर 90 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाती है, तो यदि संपूर्ण यात्रा में 3 घंटे लगते हैं तो कार का औसत वेग बताना है बेटा। देखो पहले क्या जाता है, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ। पहले 90 किलोमीटर पूर्व दिशा में जाता है, यानी कि 90 किलोमीटर ए से चला, बी पर गया 90 किलोमीटर। ठीक है, और फिर 30 किलोमीटर पश्चिम दिशा में जाता है, तो वापस आया इधर 30 किलोमीटर आया, यानी कि इधर ये 30 आया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 60 बच जाएगा बेटा। अब आपको संपूर्ण यात्रा में 3 घंटे लगते हैं, तो कार का औसत वेग बताना है। कितना आसान है बेटा, देखो वेग जब होता है ना तो वेग में आता है विस्थापन बटे समय, लेकिन अगर चाल होता औसत चाल तो दूरी बटा समय, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है। लेकिन एवरेज वेलोसिटी जो होता है वो क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। क्लियर,
ये आप लोगों को याद रखना है। तो देखो अब ए से चला पर बी पर, लेकिन वो बी पर रुका नहीं, वो सी पर जाकर रुका, क्योंकि वापस भी तो 30 आ गया, है ना। तो ए से सी तक का जो रास्ता है ये है डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया? ए से पहले बी पे गया, लेकिन अंतिम बिंदु बी नहीं है, अंतिम बिंदु है सी पर रुका। तो आरंभिक और अंतिम बिंदु के बीच का जो रास्ता होता है वो होता है विस्थापन। तो विस्थापन 6 है बेटा, और 6 है तो 3 घंटे का समय लगा, 3 से भाग देंगे तो 3 घंटे का टोटल टाइम लगा है, 3 से भाग देंगे तो 20 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन है ना, 20 आप लोगों का आंसर आ जाएगा बेटा। अगला बताइए। ये तो हो चुका है, दोनों विद्यार्थियों में जो वर्क का डिफरेंस निकाला था, है ना, 50 × 10, 100 × 10 करके, रोलर वाला हो गया। हाँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इसका आंसर था। देख रहे हो तुम लोग, ये भी हो चुका है हमारा कंप्लीट। ये हुआ है क्या, एक कार बिंदु ए से बी तक। हाँ, ये करो, 77 का आंसर आप लोग बताना बेटा। ठीक है, बताइए। एक कार बिंदु ए से बी तक टेढ़े मेढ़े पथ पर चलती है और कुल 200 मीटर की दूरी तय करती है, ए से बी तक। ए और बी के बीच की न्यूनतम ऋजु रेखीय दूरी 120 मीटर है, तो कौन सा कथन कार की दूरी। देखो बेटा, अगर कार ए से बी तक जाती है, ए से बी तक जाती है, तो अगर वो टेढ़े मेढ़े रास्ते से चलती है तो 200 मीटर, लेकिन सीधा जो रास्ता है शॉर्टकट रास्ता वो 120 मीटर। तो बेटा जो शॉर्टकट रास्ता होता है उसको क्या कहते थे, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। लेकिन जो बड़ा रास्ता होता है उसको क्या कहते हैं, डिस्टेंस। तो आप याद रखना, दूरी 200 मीटर हो जाएगा, विस्थापन 120 मीटर। खत्म यार, इतना आसान क्वेश्चन। बेटा विस्थापन दूरी 220 है, ऑप्शन ही सेम है ये तो, डिस्टेंस 200, डिस्प्लेसमेंट इज। हाँ, बी और सी दोनों ही ऑप्शन सेम दे रखे हैं। आज तो इसकी नौकरी खा जाएंगे हम, हैं, टाइपिस्ट भैया की। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, हो जाता है, वो भी इंसान है बेचारा, उसने कई सवालों को 2 बार लिख दिया है, लेकिन दिए सारे क्वेश्चन है आप लोगों को। ठीक है, तो बड़ा रास्ता क्या होता है, डिस्टेंस। छोटा रास्ता क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। ये भी भाई साहब आ चुके हैं, 1 डिग्री इनका आंसर था, क्योंकि 120 भाग करने हैं, तो अब मेरे हिसाब से कोई क्वेश्चन बचा नहीं है। ये भी हो चुका है हमारा, नगर पालिका वाला क्वेश्चन हो चुका है। हाँ, ये हो चुका है, 1 घंटा विश्राम करता है लड़का, घरेलू उपकरण में रबड़ क्यों चढ़ाई जाती है ना, विकल्प चाल मापी क्या है बेटा। ये सारे क्वेश्चन आपने कर लिए लगभग। स्पीडोमीटर वाला हो गया, अंतरिक्ष यात्री वाला हो गया, ये भी आपका हो चुका है। हाँ, ये भी हो गया, देखते हैं कोई बचा तो नहीं बेटा, कोई भी बचे छोड़ेंगे नहीं। उसने ना, सोलर सेल, हाँ ये बताइए, ये हो क्या क्या, चालन द्वारा दो समान सेप्ट। हाँ, ये बताइए बेटा, नेक्स्ट ये आपका रह गया है अभी। कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, किसी कार्यशाला को खुले पट्टा चालान का उपयोग करके दो समानांतर सेफ्टों के बीच शक्ति आंतरित करने की आवश्यकता है। यदि पुली के अमाप को अवरोपित करते हुए दो पुलियों के बीच की केंद्र के बीच की दूरी को बढ़ा दिया जाए तो आवश्यक बेल्ट की लंबाई के संदर्भ में सबसे। देखो ये पता है, जैसे वर्क वाले चैप्टर में कुछ एनसीईआरटी से नए क्वेश्चंस ऐड हुए हैं, तो उसके आधार पर पुली वाला क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ जाता है। तो आपका ये पूछ रहा है कि किसी प्रयोगशाला में एक वर्कशॉप रिक्वायर पावर टू बी ट्रांसमिटेड बिटवीन टू पैरेलल शाफ्ट। शाफ्ट जो होती है ना, जो पैरेलल मतलब जिनके बीच की दूरी बराबर होती है। इफ द सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द पुली इज इंक्रीज, अगर उनके बीच की दूरी को बढ़ा दें, उनके पुली के बीच की दूरी को, वाइल कीपिंग द पुली, पुली का साइज मत बदलो, बीच की दूरी को बढ़ा दो। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली आउटकम रिगार्डिंग द रिक्वायर्ड, क्या उसमें रिजल्ट आपको निकलेगा। द बेल्ट लेंथ रिक्वायर्ड प्रॉपर ऑपरेशन रिमेन्स अनचेंज, द बेल्ट लेंथ रिक्वायर्ड टू मेंटेन प्रॉपर टेंशन इंक्रीज, थिकनेस रिक्वायर्ड टू मेंटेन, थिकनेस नहीं होगा बच्चा, उचित तनन बनाए रखने के लिए आवश्यक बेल्ट की लंबाई में वृद्धि। देखो अगर आप, जैसे दो पुली हैं बच्चा, ये दो पुली हैं, इनके बीच की अगर डिस्टेंस को आप चेंज करते हो, आकार नहीं चेंज हुआ, डिस्टेंस को चेंज करते हो, तो आपको डिस्टेंस जब चेंज होगी तो जो बेल्ट उसके ऊपर चढ़ी होती है उसका साइज भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि दूरी बढ़ेगा, दूरी बढ़ेगा तो जो बेल्ट अब तक उनके ऊपर लगी हुई थी उन बेल्ट का आकार, उसकी लंबाई को कम या ज्यादा आपको करना पड़ेगा। अगर दूरी बढ़ा रहे हैं ज्यादा तो क्या होगा, लंबाई बढ़ेगी। दूरी अगर आपने घटा दिया, दो पुली के बीच की दूरी को घटाया, तो बेल्ट की लंबाई हमेशा डिक्रीज होती है, घटती है बेटा। अगला कह रहा है, सोलर सेल जो होता है, सोलर सेल जो घर की छत पे चार्ज होती हैं, जो रात में बिजली देने का काम करती हैं, दिन में धूप से चार्ज होती हैं, तो ये किस सिद्धांत पर काम करती हैं आपसे बेटा पूछा है।
सोलर सेल किस सिद्धांत पर काम करती हैं, फटाफट कमेंट करके बताओ। तो बेटा इनको फोटोवोल्टिक सेल कहते हैं भाई। ये फोटोवोल्टिक सेल प्रकाश वोल्टीय प्रभाव, प्रकाश लेती हैं और रात को क्या देती हैं, इलेक्ट्रिसिटी देने का काम करती हैं। ठीक है, बताइए। ये हो चुका है जब गतिमान वस्तु पर अचानक ब्रेक लगते हैं। ठीक है, इसका आंसर 95 क्वेश्चन। एक कार राजमार्ग पर चल रही है, मतलब हाईवे पे चल रही है, उसका ऑडोमीटर 8 एएम पर यानी सुबह 8 बजे 180 किलोमीटर दिखाता है, लेकिन 1.5 घंटे के बाद 9:30 बजे उसका जो रीडिंग आता है, यानी जो ऑडोमीटर क्या बताता है डिस्टेंस, 8 बजे जब मैंने घड़ी में देखा तो मैं 180 किलोमीटर आ गया, 9:30 बजे 1.5 घंटे के बाद देखा 240 आ गया। तो आपको ये बताना है इस जानकारी के आधार पर कौन सा कथन इस अंतराल कार की औसत चाल का सटीक वर्णन करता है। औसत चाल आपसे पूछा है बेटा। तो देखो 1.5 घंटे में मैं कितना चला, आपको पता है कि 8 से 9:30 यानी कितना घंटा लगा, 1.5 घंटा टाइम लगा। और उस 1.5 घंटे में मैं कितना चला, 60 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि भाई 180 से बढ़कर 240 यानी 60 किलोमीटर चला। तो बेटा औसत चाल कैसे निकालोगे भाई आप लोग बताओ। कार की औसत चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं, कैसे औसत चाल निकालेंगे, तो कुल दूरी बटे कुल समय, जीरो बढ़ जाएगा बेटा, पॉइंट हटेगा तो 15 चौका 60, 400 की स्पीड आएगी कि नहीं आएगी, 15 चौका 60। हाँ 15, 1.5 घंटे में चला 60 किलोमीटर, सही है ना, सही है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की 15 चौका 60, 1.5 घंटे में चला 60, 15 चौका 60, सही है, 40 ही तो आएगा बेटा। मैं क्या कर रहा हूँ, 400 लिख दे रहा हूँ उसको, 40 किलोमीटर प्रति घंटा ऑडोमीटर रीडिंग देगा। खत्म कहानी, इतना आसान क्वेश्चन है। मैं उसको 400 लिख रहा था, 400 हो जाएगा तो 6000 हो जाएगा फिर वो। ठीक है बेटा, तो 600 में पॉइंट हटाया इसलिए ऊपर जीरो बढ़ाया, 60 किलोमीटर की दूरी 1.5 घंटे में जाता है तो 40 की स्पीड से वो चल रहा है बेटा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था बहुत। बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू फ्यूजिबिलिटी। मतलब आपको बताना है कि कौन सी ऐसी विशेषता है जिसके वजह से फ्यूजिबिलिटी पर फर्क पड़ता है, गलना। देखो किसी पदार्थ का वह गुण, हाँ होता है फ्यूजिबिलिटी, जिसकी वजह से वो आसानी से पिघल जाए। फ्यूज होना, मेल्ट होना, फ्यूज और मेल्ट एक ही बात होता है, गलनांक। फ्यूज और मेल्ट क्या होता है, एक ही बात आपका होता है बेटा। फ्यूज और मेल्ट एक ही बात आपका होता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। सी आप लोगों का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन, 2 किलोवाट पावर रेटिंग वाली एक मशीन निरंतर 4 घंटे के लिए चलती है, इस अवधि के दौरान कुल खपत ऊर्जा। बेटा जब भी आपको खपत पूछे ना तो आप क्या करो, सिंपली कितने किलोवाट का है, 2 किलोवाट का है, कितने घंटे चलती है, 5 घंटे चलती है, दोनों का गुणा कर दो तो क्या आएगा, 10 किलोवाट आवर आपका आंसर आ जाएगा। और 1 किलोवाट आवर को एक यूनिट भी कहते हैं, ये भी याद रखना। एक जैसे आपके घर में बिजली का मीटर है तो उसकी रीडिंग बताती है ना कि आपने इस बार इस महीने में 100 यूनिट बिल बिजली का आया, तो 1 यूनिट का मतलब 1 किलोवाट आवर होता है। और बेटा किलोवाट आवर जो होता है ये एनर्जी का ही यूनिट है, जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो एनर्जी की कमर्शियल यूनिट ये होती है, ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई ये होती है बेटा। ठीक है, और 1 किलोवाट आवर में अगर जूल पूछे कितने होते हैं तो 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल होते हैं 1 किलोवाट आवर के अंदर। ठीक है, ये बात याद रखना है। विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, कमेंट करके आप लोग बताएंगे। अमीटर क्या करता है, विद्युत धारा, है ना। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की प्रेजेंस बताता है कि करंट है या नहीं है, उपस्थिति को बताता है, ये टेस्टर का काम करता है बेटा। पोटेंशियोमीटर पोटेंशियल डिफरेंस बताता है। वोल्टेज क्या बताता है, वोल्टेज को बताता है वोल्ट मीटर। अच्छा अमीटर ये भी पूछ लेता है बेटा कि ये कहाँ कनेक्ट होता है, हमेशा सीरीज में। वोल्ट मीटर कहाँ कनेक्ट होता है, पैरेलल। पैरेलल का मतलब होता है समानांतर में लगता है ये। और ये कहाँ लगता है, ये हमारा श्रेणी क्रम यानी कि सीरीज में ये लगता है। ठीक है, श्रेणी क्रम सीरीज में ये लगता है, इस बात को आप लोग याद रखना। अगला कोई प्रश्न हमारा बचा है क्या, हाँ। कितने बचे हैं, 99 और एक हमारा 100। ये दो क्वेश्चन आप लोगों को बताने हैं भाई, ये तो बहुत आसान से क्वेश्चन है। मोमेंटम आपको बताना है, पी बराबर पढ़ाई होगा फॉर्मूला m × v। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा, वैसे तो बता ही देंगे। अच्छा क्लास कैसी लगी बेटा, जितने सवाल बन सकते थे ना, कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गए थे, भाई साहब से गलती हो गई थी कि उन्होंने रिपीट कर दिए थे कुछ क्वेश्चंस को, तो उसको हम लोग बता ही दिए आपको बेटा। तो जितने भी सवाल एएलपी में बने हुए हैं ये आप होमवर्क में बताइएगा। एक और सवाल है लास्ट, इसका भी आंसर आप लोग बताना बेटा। ठीक है, ये 100 क्वेश्चन है।
गुड कंडक्टर आपको बताना है इलेक्ट्रिसिटी का। बाकी मेरे प्यारे बच्चों, ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर दूंगा। और सुनो, जिन बच्चों को कंप्लीट साइंस का बैच लेना है जीरो से, अभी ऐसा लगता है ना जब क्वेश्चन क्वेश्चन करवाते हैं कि गुरुजी पता नहीं हमें थोड़ा कम समझ में आया है। बेटा अगर हम पूरी साइंस की थ्योरी अगर पढ़ लेंगे ना, तो सोचो पढ़ने में कितना मजा आएगा जीरो से, जहां आपको प्रैक्टिस सीट, प्रिंटेबल नोट्स, क्लास का ई बुक आपको मिलेगा, ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो अभी ये बैच आपको ऑफर में मिलेगा 899 का, ना मिलकर ये मात्र आपको 399 का, जिसमें तीनों सब्जेक्ट कंप्लीट जीरो लेवल से मैं आपको हीरो लेवल तक पढ़ा रहूंगा। और ये बैच रेलवे के साथ साथ सभी जितने वनडे एग्जाम है ना, साइंस की अगर तैयारी करनी है तो इस बैच को आप लोग लें विद्याग्राम एप्लीकेशन पर जाकर। ऐसे ही अगर सारे सब्जेक्ट पढ़ना है तो 999 का बेटा ये आपका बैच है वंदे भारत 2.0, जिसमें सारे धुरंधर आपको मिल रहे हैं। विद्याग्राम ऐप पर जाकर आप इसको भी ले सकते हैं और बढ़िया रेलवे की तैयारी आप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना इस वीडियो के लिए, मेरी मेहनत के लिए। वीडियो लाइक करना, अच्छे लोगों तक शेयर करना। थैंक यू सो मच। रेगुलर क्लास का समय इस यूट्यूब चैनल पर 6 बजे होता है, तो 6 बजे शाम को जरूर मिलना मुझसे। और थैंक यू सो मच, धन्यवाद।